जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, थोड़ा वेट करें ताकि हम 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल्स में मैंने पढ़ा है कि वो इंडिविजुअल के बारे में वो कहता है कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न मैनुअली, वो ठीक कुछ है। आगे रिक्वायरमेंट बताता है। ठीक है। तो किन केसेस में मैनुअली वो रिक्वायर करता है और किन केसेस में इलेक्ट्रॉनिकली। अरे दोस्त ना, पहले होता था मैनुअली 2014 से पहले, ठीक है ना। बल्कि बल्कि ये कह लें कि आईटी से पहले E.FBR के पोर्टल पर रिटर्न सबमिट होती थी, ठीक है। 2014 में एरस आया, उससे पहले E.FBR था, और उससे भी पहले मेरा ख्याल है कि 2001 में या उससे पहले ऑनवर्ड मैनुअली रिटर्न सबमिट होती थी, ठीक है। अब इसका कोई ऐसा कंसेप्ट कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आप चीज़ बोल रहे हैं ना कि अगर रिक्वायर्ड हो, ठीक है, तो इसकी भी पूरी बात कंप्लीट करें सो डैट कि मैं आपको, या आप यही पूछना चाह रहे हैं कि मैनुअली कौन सी सिचुएशन है जिसमें फाइल करनी है, जो मैं समझाऊँ, ठीक है। अगर उसमें आप आते हैं तो आप मैनुअली कोई रिटर्न सबमिट नहीं करता। उसकी वजह ये है, आप मैनुअली सबमिट करेंगे तो ऐसी रिटर्न तो ज्यादा रडार में आएंगी, वो ऑडिट के कि यार ये बंदा मैनुअली क्यों कर रहा है। अब तो इलेक्ट्रॉनिकली हर बंदा चाहता है कि घर बैठा हो रिटर्न सबमिट करे। क्या आप पसंद करेंगे, आप अपने आप को देखें कि आप रजिस्टर्ड, आप कहते हैं मैं अपने आप को आईआरएस पे तो नहीं करवाता, लेकिन मैनुअली में जाऊंगा, उधर जाके रिटर्न सबमिट करूंगा, और वो इसी टेम्पलेट पे होनी है, ठीक है। एफबीआर जाऊंगा, उनसे बकायदा, कल को कहते हैं कि आपने रिटर्न सबमिट नहीं की, ठीक है, तो भी अब कोई कंसेप्ट नहीं है, रिडंडेंट कंसेप्ट है, या खत्म हो चुका है कंसेप्ट। राइट सर। एक और क्वेश्चन है सर। जी जी। सर जाइंट अकाउंट होल्डर एटीएल के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है। जाइंट अकाउंट होल्डर के बारे में लिखा है कि अगर दो या दो से ज्यादा जाइंट अकाउंट होल्डर है बैंक में, ठीक है। अगर उनमें से एक ही फाइलर है या उसका स्टेटस एक्टिव है तो वो पूरा अकाउंट एज एन एंटिटी वो एक्टिव ही तस्वर होगा। यही कॉन्सेप्ट है, मैंने सही अंडरस्टैंड किया? बिल्कुल ऐसे ही है। जी ठीक है सर। और सर माइनर के अकाउंट में लिखा हुआ है कि अगर उसमें कोई कोई भी शख्स, एक तो उसका स्टेटस डिटरमिन होगा उसके पेरेंट या गार्डियन के स्टेटस के लिहाज से, और ठीक है। साथ लिखा है कि कोई भी शख्स जो उसके अकाउंट में कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाता है तो उसका स्टेटस देखा जाएगा। तो वो तो कोई भी शख्स मेरे ख्याल में हो सकता है, तो अजनबी भी हो सकता है जो उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहा है। अजनबी विदाउट स्टेक या विदाउट नो बेनिफिट, कोई बंदा ऐसे, हमारे अकाउंट में तो कोई नहीं पैसे जमा करवाता है अभी, खैर हम मैनर तो नहीं है, लेकिन ऐसे कौन जमा करवाता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि कोई भी बंदा ऐसे आके आपके अकाउंट में पैसे जमा करवाए, ठीक है। राइट, थैंक यू। Thank you. चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके क्लास को, ठीक है सर। आज एक बिजनेस तो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, लॉगिन पासवर्ड मैं आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। कैन नॉट हेयर एनी मोर, इज देयर एनी। अच्छा सर, एक बार क्विक रिव्यू करें। ऐसा नहीं, हमने लास्ट क्लास में सिंपल कुछ ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं की थी, अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, बता भी दूँ, तो हमने जो मोस्ट लाइकली लास्ट क्लास में चीज़ें पढ़ी थी ना, तो आपको एक क्विक रिव्यू करवा भी देते हैं। हमने टैक्स पे रजिस्ट्रेशन को पढ़ा था, और उसमें भी इंडिविजुअल को पढ़ा था, ठीक है। टैक्स पे रजिस्ट्रेशन को पढ़ा था, ठीक है, एक ही क्लास हुई थी, आप लोग जानते हैं। उस क्लास के अंदर हमने टैक्स पे रजिस्ट्रेशन को देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जी इंडिविजुअल पार्टनरशिप कंपनी, ये लोग एनटीएन ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हमने कहा जी आपका चैप्टर 9 है जो रजिस्ट्रेशन को डील करता है, ठीक है। देन हमने कहा कि आप अगले नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। आपके कुछ रूल्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर के साथ डील करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें लास्ट क्लास में हमने पढ़ी हुई हैं, अब रूल्स का आपके लॉ के साथ, ऑर्डिनेंस के साथ क्या कनेक्शन है, ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर देन आपको मैंने बताया था कि आपका जो बंदा जुरिस्डिक्शन के बारे में थोड़ी सी आपको बात बताई थी, ठीक है। आपको ये बताया था कि आपकी टैक्स पेड की रजिस्ट्रेशन के बारे में रूल्स बनाए जाएंगे। ये सेक्शन 181 में जो बातें लिखी हुई है, जब कानून आया था 2001 में, तब ये बातें हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये बताया गया था कि 2015 के बाद ये चेंज आई थी, एक दफ़ा कानून में अमेंडमेंट हुई थी कि 2015 के बाद जितने भी लोग हैं उनके जो सीएनआईसी हैं उनको ही उनका एनटीएन काउंट किया जाएगा, ठीक है। तनवीर भाई इनको मैसेज करें कि ये ज्वाइन ऑडियो पे करें, ये मोबाइल वाले लोग जो हैं। अच्छा।
जो इस चीज़ की मैंने एग्जांपल दी थी कि बैंक्स में बहुत ज़्यादा अच्छी एग्जांपल्स है ये 181 सी की, कि जितने भी आपके बिजनेस प्लेसेस होती हैं हर प्लेस पे आपके लिए मैंडेटरी है कि अपना एंट्री शो करें। ये 181 सी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर इसी चीज़ को हमने पोर्टल पे जाके हमने देखा था कि यार हमने रजिस्ट्रेशन को डिस्कस किया, फिर उसकी मॉडिफिकेशन को डिस्कस किया, अगर आप लोग को याद हो, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं बताने को तैयार हूँ बिल्कुल क्लास के स्टार्ट में। सर ये जो मटेरियल है ऊपर पेजेस लिखे हुए थे, ये कोई मॉड्यूल, कोई गाइड है जो आपने प्रोवाइड की हुई है ग्रुप में? नहीं, ग्रुप में हमने अभी प्रोवाइड नहीं की, बिल्कुल ये सारी गाइड कंप्लीट प्रोवाइड कर देंगे। ये मोस्टली कुछ चीज़ें मैं आपको बेयर लॉ से पढ़ाता हूँ, कुछ चीज़ों की मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, ठीक है। तो जो स्लाइड्स मैंने बनाई हुई हैं वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ, जो लॉ है वो वैसे ही मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। सर ये जो तो रेलेवेंट आपने, मतलब ये जो ऊपर आप स्लाइड शेयर कर रहे हैं, ये भी आप काइंडली साथ साथ शेयर कर देंगे ताकि एक दफा आप बंदा रिवाइज कर लिया करे, गो थ्रू कर लिया करे। जरूर शेयर कर दूंगा, मैं जरूर शेयर बहुत शुक्रिया सर। कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था, लास्ट क्लास में हमने सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर किया था, राइट सर? जी जी। तो अपकमिंग क्लासेस में फिर हम पार्टनरशिप और कंपनी वगैरह की तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे, लेकिन अभी मेरे साथ चलें, अल्लाह के हुक्म से आपको सारी समझ आती जाएगी। अभी सोल प्रोप्राइटर को डिस्कस किया, अभी हम सॉर्ट ऑफ बिजनेस इनकॉर्पोरेशन या हम इस चीज पे हैं, ठीक है ना। हम ठीक है पहले सर। बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, जब बिजनेस बनेगा, बिजनेस सेट हो जाएगा, ठीक है। बनने के बाद बिजनेस के ऑपरेशन होंगे, बिजनेस के ऑपरेशन होंगे। कोई भी बिजनेस आप बना लेते हैं, सोल प्रोप्राइटर करते हैं, पार्टनरशिप का काम करते हैं, कंपनी बना लेते हैं, लिमिटेड लिबर्टी पार्टनरशिप बना लेते हैं, ठीक है। जो भी आप बिजनेस सेट कर लेते हैं, उसके बाद आप बिजनेस करते हैं, ठीक है। मैं यही समझता हूँ कि आप कहते हैं जी मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, जी मैंने स्टूडेंट कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, लेट्स सपोज, ठीक है। हम जी फलां वीजे देंगे लोगों को गाइड करेंगे कि अच्छा जी आप फलां डिग्री कर सकते हो, जैसे आजकल लोग बड़े बड़े स्टूडेंट जा रहे हैं, जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल, ठीक है। अब आपने सोचा जी मैंने काम करना है, तो आप सबसे पहले जो चीज सोचते हो ना, नाम तो सोचते ही सोचते हो कि यार मैं इस नाम से ऑपरेट करूंगा, लेकिन आप साथ बिजनेस का स्ट्रक्चर सोचते हो। क्या मैं अभी कंपनी ना खोल लूँ सोल प्रोप्राइटर के तौर पे, मतलब ऐसे ही एक नाम रख लूँ लेकिन उसकी कानूनी कोई पहचान नहीं है उस तरह से, ठीक है। लेकिन एफबीआर से एनटीएन ले लो, क्योंकि वजह ये है कि अगर मैं कहूँ ना कि मेरा सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर आपका छाबड़ी वाला भी सोल प्रोप्राइटर है, आपका ये कह लें कि जो दुकानदार है वो भी सोल प्रोप्राइटर है। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। अब वजह ये है कि क्या कोई कानूनी डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी चीज है जिससे हम साबित कर सकेंगे यार मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए हमें एफबीआर से एनटीएन लेना पड़ता है, जिसके लिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की, ठीक है। और आप कहते हैं नहीं यार सोल प्रोप्राइटर तो बिल्कुल बेकार है, मतलब ना, क्योंकि मैं थोड़ा बड़े लेवल पे जाना चाह रहा हूँ। तो लेकिन आप कहते हैं नहीं यार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे भाई हैं या मेरे एक दोस्त हैं या दो दोस्त हैं, हम मिलकर काम करना चाह रहे हैं। तो आप फिर सोचते हैं कि यार सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि ये तो एक बंदा होगा तो इस पे जाएगा, लेकिन हम तो दो तीन लोग हैं तो आप इस पे तो जा ही नहीं सकते। आपके पास फिर ऑप्शन क्या हैं, आप कहें यार पार्टनरशिप कर लो, आप कहते हैं यार कंपनी बना लो, या लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी पार्टनरशिप ही है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर लो, ये आपकी मर्जी है। आप जो भी चीज जो भी सिचुएशन सोचते हैं, यानी कि आपने पहले एक सोचना है कि मैंने किस तरह चलना है, ठीक है ना। ऐसे ही आपने कोई कन्वेंस लेनी है, आप सोचते हैं कि यार मैंने ऑफिस जाना होता है, मैं गाड़ी लूँ, मैं गाड़ी में कौन सा उसका मॉडल लूँ, ठीक है। या कोई मुझे बाइक लेनी है, बाइक में कौन सा वेरिएंट लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप सबसे पहले बिजनेस करने से पहले उसका स्ट्रक्चर सेट करते हैं। ये स्ट्रक्चर क्यों सेट करना जरूरी होता है, इस स्ट्रक्चर की बेस पे आपकी टैक्सेशन बेस करती है। इस स्ट्रक्चर की बेस पे हम लीगल कंप्लायंसेस देखते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा अगर कंपनी बनाई तो हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने करने हैं, कितना टैक्स देना है। यानी कि बेसिकली आप कहें कि टैक्स की बात तो बाद में है, सबसे पहले बिजनेस को सेट करना वो बहुत जरूरी है। यानी कि हम बिजनेस को सेट करते हैं, तो ये हम वो डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ आइए मेरे प्यारे दोस्त। जी सर। तो सोल प्रोप्राइटर के बारे में मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई थी, और ये आप लोगों को पता है, इस पे मेरा ख्याल है कि बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यार ये अंदाजा कर लें कि ऐसे लोग जो अनम्यूट ऐसे कर लेते हैं तो इनको रिमूव कर देना है मैंने। बाकी लोग देखे ना कि डिस्टर्ब होते हैं, मैंने कहा कोई क्वेश्चन पूछने लगे। अच्छा, अब इस तरह है कि आपको कानूनी तौर पे प्रूव करने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए कि मेरा सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए आप करते हो क्या करते हैं जी, आपको बताया था एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो चीजें चाहिए वो आप लोगों को मेरे से बेहतर पता है, ठीक है। और इसमें हमने कहा था सिंपल एनटीएन लेना है,
एनटीएन आपने बिजनेस रिटर्न फाइल करनी हो, आपने बिजनेस के अलावा इवन की इंडिविजुअल की अपनी सैलरी रिटर्न क्यों ना फाइल करनी हो, आपको एनटीएन लेना जरूरी होता है। ठीक है, एनटीएन क्या है जी, आपका वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो आपको बता दूं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आज हम सोचते हैं जी, क्वेश्चन क्या है जी, बाकी लोग कोई एक बंदा कंफर्म कर दें कि आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को। जी जनाब, क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है बिल्कुल। सर। तो जिन लोग सर लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू थैंक यू। जो बस कोई अगर बंदा कहे ना कि वो आवाज में मसला आ रहा है, तो मैं बजाय कि इस पे 2 मिनट लगाऊं, आपने बस क्लियर कर दें जी ओके है। एक बंदा भी कहेगा तो मैं वो फिर आगे बढ़ूंगा, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वो बंदा अपना कनेक्शन चेक, वरना रिकॉर्डिंग तो हम लोग देते ही है ना, आप लोग जानते हैं। फिर बिजनेस पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर आता है। अच्छा, ये अगेन चीजें आपको ऐसे ऐसे जब चीजें हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मजीद समझ आएंगी। स्ट्रक्चर में आपने लाजमी तौर पे टैक्सेशन के इफेक्ट देखने होते हैं, फिर आपने टैक्स में विद होल्डिंग का कंसेप्ट होता है, उसको देखना होता है, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा या क्या मुझे विद होल्डिंग करनी पड़ेगी, ये विद होल्डिंग वगैरह सारी चीजें आपने ब्रेक लगा के रखनी है, आगे चल के एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखते हो कि अच्छा कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो मुझे मेंटेन करने पड़ेंगे। यानी कि बिजनेस स्ट्रक्चर हम डिफरेंट कानूनी पेचीदगियां या रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम सेट करते हैं। ठीक है, फिर अगर आप कहते हैं पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का सोल प्रोप्राइटर से क्या फर्क है, आपको सोल प्रोप्राइटर का वैसे पता है। सोल प्रोप्राइटर में एक सिंगल ऑनर जो वन मैन शो है, वो बिजनेस कर रहा होगा। ठीक है, वही ऑनर, वही पर्सन। ठीक है, वो बिजनेस के प्रॉफिट या लॉसेस का, अच्छा वो सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का वो जिम्मेदार होगा। ठीक है, उसके बाद कोई लॉ नहीं है जो कहता हो कि आपने रजिस्टर्ड करवाना है। रजिस्टर्ड करवाना सिर्फ अपने आप को कानूनी तौर पे प्रूव करने के लिए जरूरी है। सिंगल ऑनर है, कोई कानूनी अगेन बता दिया कि रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, आप करवाते क्यों हो वो आपको पता है। ठीक है, मिनिमम एक बंदा हो। आप कहें कि अच्छा 10 बंदे मिल के सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा भाई ये फिर नहीं कर सकते, सोल का वर्ड ही क्या है, एक बंदा। ठीक है, फिर अगर आप एक से ज्यादा 2 या 3 या 4 लोग हैं, मैक्सिमम 20 लोग हो, ठीक है, मिनिमम 2 लोग हो, तो आप एक बिजनेस कर सकते हो। नया स्ट्रक्चर आप कहेंगे यार वो कंपनी बना सकते हैं, कंपनी पे जाके कंपनी की बात करूंगा, यहाँ पे रहते हुए पार्टनरशिप की बात करता हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप में आके आप ये कहो कि पार्टनरशिप में जब आप बिजनेस करते हैं, ये आपको बिजनेस में जाके बताऊंगा। पार्टनरशिप के लिए सबसे पहला असेंशियल जो जरूरी है, जो पार्टनरशिप का कानून है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग आपने लाजमी तौर पे बिजनेस को कैरी ऑन करना है। अगर मैं एक पार्टनरशिप ऐसी रजिस्टर्ड करता हूँ, या मैं एक ऐसा है किसी के साथ कहता हूँ कि यार मैं और मेरा दोस्त है, उसका नाम असलम है, मैं और असलम भाई मिल के क्या करेंगे, हम दोनों मिलके लोगों की खिदमत करेंगे, हम एक दस्तरखान लगाएंगे, उतने वो पैसे डालेगा, उतने मैं डालूंगा, ये हमारी पार्टनरशिप होगी एक्सपेंसेस में, या जो वो हम वहाँ पे लोगों को खाना खिला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो काम है, एक चैरिटी वाला जो काम है, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस इज एन एक्टिविटी, या लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर द सेक ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, जिसमें आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो और आपका ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो ये वाली आपकी पार्टनरशिप का बिजनेस होता है। पार्टनरशिप का कानून डील करता है कि आप कहें ना मुझे पार्टनरशिप भाईजान क्या है, पार्टनरशिप के क्या एसेंशियल्स होते हैं, पार्टनरशिप की बाकी मजीद मैं वजाहत से पढ़ना चाहता हूँ। भाईजान ये कानून है जिसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, देन पार्टनर्स, पार्टनरशिप में जैसे यहाँ पे जो ऑनर होता था सोल प्रोप्राइटरशिप में, हम उसको ऑनर भी बोलते हैं, उसको सोल प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑनर होते हैं, ऑनर नहीं होता, ऑनर्स होते हैं। ठीक है, उसको हम पार्टनर्स, पार्टनर बोलते हैं एक को, और सबको कलेक्टिवली पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यार जैसे मैं आपको क्लास में कहूँ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, ठीक है, एक होगा तो स्टूडेंट कहूंगा, एक से ज्यादा सारे स्टूडेंट्स को सबको आवाज देनी होगी, मैं कहूंगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह पार्टनर्स सारे लोग, पार्टनर एक बंदा। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी इनकॉर्पोरेशन कानूनी तौर पे पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है, रजिस्टर्ड करवा लो। और कुछ लोग अन इनकॉर्पोरेटेड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप भी लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, अब उसका नुकसान क्या है, सर फ्रॉम वेयर आई विल गेट पार्टनरशिप एक्ट, जी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है शान भाई। अच्छा जी, वॉलंटरी तौर पे अगर आप कहते हैं जी मैं पार्टनरशिप रजिस्टर ना कराऊं तो क्या नुकसान हो जाएगा या कोई फायदा है, लोग क्यों रजिस्टर करते हैं? भाईजान एक बात याद रखिएगा, टैक्स के पर्सपेक्टिव में पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं है, पार्टनरशिप की जो रजिस्ट्रेशन है जो आप करवाते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, टैक्स के कानून को उससे कोई कंसर्न नहीं है। टैक्स के कानून के पास आप एक सिंपल स्टैम्प पेपर पे अपनी पार्टनरशिप डीड ले जाए ना, वो उसको भी आपको एनटीएन दे देते हैं। ठीक है, जो एफबीआर आपको एनटीएन देता है, एनटीएन क्या होता है जिसकी बेस पे वो
रिकॉग्नाइज करता है कि ये फलां कंपनी या फलां अदारा या फलां पार्टनरशिप या फलां बिजनेस में साथ रजिस्टर्ड है, उस बिजनेस को एक नंबर अलॉट करता है, उसका रिकॉग्निशन नंबर होता है जिसको एनटीएन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर है, ठीक है, आपका बिजनेस कहीं पे रजिस्टर्ड फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं है, एफबीआर एनटीएन दे देगा। हम ऐसे बिजनेस को कहते हैं कि ये अनइनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन फॉर द सेक कि ये एफबीआर में इनकम टैक्स पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है या सेल टैक्स पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो असल तरीका ये है कि रजिस्टर्ड करवाना है मैंने, तो आप रजिस्ट्रार फॉर्म्स के पास रजिस्टर्ड करवाएं। कैसे करवाना है बताता हूँ। ठीक है, मिनिमम 2 लोग पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20। अब मैक्सिमम की जो बात है 20 होंगे, ये वाली बात आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई, ये वाली बात आपके कंपनीज एक्ट या सेक्शन 9 में लिखी हुई है कि पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम जो लोग हो सकते हैं वो 20 हो सकते हैं। आप कहीं से 20 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर 20 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे कंपनी खोलने वो पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कर सकते। आप लोगों में से बंदा कह सकता है कि सर 20 से ज्यादा हो, तो मैं आपको कोई ऐसी मिसाल दे सकता हूँ कि सर वो 20 से ज्यादा है लेकिन वो पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उसमें कुछ प्रोफेशनल्स लोग कवर है। आप कहें सर कौन प्रोफेशनल्स, मैं आपको कहूंगा उसमें लॉयर्स कम्युनिटी कवर्ड है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कवर्ड है। ठीक है, या कोई और बंदा जो प्रोफेशनल की डेफिनेशन को मीट करता हो। ठीक है, आप कहें जी प्रोफेशनल की डेफिनेशन क्या है, आप क्योंकि प्रोफेशनल की डेफिनेशन मेरे पास मौजूद नहीं है अपने पास, तो मतलब इस कानून में कंपनीज एक्ट में, तो मुझे कहाँ से देखनी पड़ेगी, मुझे प्रोफेशनल की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी आपके जनरल क्लॉजेज एक्ट के तहत। ठीक है ना। अच्छा जी, ये अब देखें, ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन 9 मैंने खोला हुआ है। ठीक है, सेक्शन 9 के तहत अगर हम पढ़े तो यहाँ पे मैं स्पीडीली बस बताऊंगा। नो एसोसिएशन, बजाय म्यूट रखें अपने आप को प्लीज। अच्छा जी, नो एसोसिएशन पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20 पर्सन, ठीक है, shall be registered or incorporated, ठीक है, for the purpose of carrying on any business that has for its subject the acquisition of any gain। इससे एक फीलिंग और ये आ रही है कि अगर आपका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग है फिर तो आप वो बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट मेकिंग के अलावा कोई और काम है। नयाज हुसैन सुमरो साहब, मैं आपको 4 दफा म्यूट कर चुका हूँ और 5वीं दफा मैं आपको म्यूट नहीं करूंगा। अच्छा, पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, यानी कि बिजनेस करना है तो फिर तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, आप वो क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट के तहत आएंगे। ठीक है, लेकिन आप कहें कि यार हम तो बिजनेस नहीं करना चाहते, हम कोई चैरिटी वगैरह का या कोई ऐसी एंटिटी बनाना चाहते हैं जिसका पर्पज गरीबों की या वेलफेयर है या कोई मुल्क के मफाद के लिए है, रिलीजन के लिए है, एजुकेशन के लिए है, तो मैं कहूँगा भाईजान फिर आपकी बात बिल्कुल सही है, फिर इस कंपनीज एक्ट को ना लो। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट के तहत तो आप पार्टनरशिप के अलावा कोई बिजनेस खराती अदालत तो खोल ही नहीं सकते आप, और डिफरेंट लॉज हैं, एनजीओ के डिफरेंट लॉज हैं, सेक्शन 42 है वहां पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली क्लियरली उसने बोल दिया कि आपने कोई भी ऐसा वो बिजनेस नहीं करना पार्टनरशिप का जो कि क्या हो 20,000 लोग हो, लेकिन साथ एक एक्सेप्शन दे दी। क्या एक्सेप्शन दी, अनलेस इट इज रजिस्टर्ड अंडर अ कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी एन ऑफेंस अंडर 27। कहते हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो फिर आप कंपनी खोल लो, लेकिन कहते हैं अगर आप कंपनी नहीं खोलते, ये 20 से ज्यादा लोग हो, तो फिर आप एक ऐसा जुर्म कर रहे हो जो पनिशेबल है। अब पनिशमेंट क्या है, अगले सेक्शन पनिशमेंट लिख दी, ये पनिशमेंट क्या है, लेवल 1 है। लेवल 1 क्या, जब कंपनी एक्ट बताऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये वाली एक्सेप्शन जो वकीलों वाली बात है, दूसरी बात है, ये वाली बात यहाँ पे लिख दी है उसने। उसने कहा लॉयर्स हो, अकाउंटेंट्स हो और एनी अदर प्रोफेशन। प्रोफेशन से मतलब प्रोफेशनल लोग जो प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनके लिए प्रोफेशन का वर्ड यूज होता है। आप कहते हैं डॉक्टर भी अपने आप को प्रोफेशनल बोलते हैं, इंजीनियर्स भी अपने आप को प्रोफेशनल बोलते हैं। प्रोफेशनल में वैसे आसान अल्फाज में बता दो, एक ऐसा बंदा जिसने डिग्री की हो और उसके पास रेकोजिट क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी हो। ठीक है, वो बंदा प्रोफेशनल है। इसके लिए वो कहता है कि वो लोग ये क्यों नहीं लॉयर्स और अकाउंटेंट्स फर्म खोल सकते या कंपनी खोल सकते हैं, कहता है क्योंकि जिस कानून के तहत ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं, मिसाल के तौर पे लॉयर्स रजिस्टर्ड होते हैं जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है उसके तहत। ठीक है, अकाउंटेंट्स जो है ये रजिस्टर्ड होते हैं आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस के तहत या जो आपका ICMAP का ऑर्डिनेंस है उसके तहत। तो कहते हैं उनका कानून इजाजत नहीं देता कि लिमिटेड लायबिलिटी के तौर पर काम करें। ठीक है, इनकी लायबिलिटी को लिमिटेड कर दे। मैं मिसाल देता हूँ, एक अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो 2 नंबर रिपोर्टें देना शुरू कर दे। ठीक है, अब देते हैं नहीं देते, मैं वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, 2 नंबर रिपोर्टें देना शुरू कर, जब 2 नंबर रिपोर्टें देना शुरू, और ही रिपोर्ट जब 2 नंबर रिपोर्ट्स देगा तो अब क्या होगा कि
कल को कोई उसको पूछने वाला ही नहीं है, वो कहेगा भाई मैंने कंपनी खोली थी, आप कंपनी पे केस करो, मुझ पे केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंपनी में जब हम जाके पढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी अलग होती है, आप अलग होते हो, भले कंपनी बनाने वाले आप हो। ये इसकी मिसाल ऐसे ही आसान अल्फाज में, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं और हम हैं, हमारे पेरेंट्स की अपनी पहचान है और हमारी अपनी पहचान है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कह लें कि लॉयर्स एंड अकाउंटेंट्स को क्यों मेनली कहा गया, क्योंकि वो लिमिटेड लायबिलिटी के तौर पे काम नहीं कर सकते। आप कहें कि सर फलां वकील साहब ने और फलां बंदे ने ये फर्म खोली हुई है, फिर वो कंपनी खोली हुई है, वो कंपनी खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन अपेरेंटली इस चीज़ की वो वायलेशन कर रहे हैं और अपने लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट की वायलेशन कर रहे हैं या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस की फॉलो वो वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बता रहा हूँ, मैं इस डिबेट में नहीं जाऊँगा वो सही है गलत है, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ वो नहीं लोग कर सकते। ठीक है, तो उनको अपने कानून के तहत चलना है। अच्छा जी, इसमें अगेन नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम हमने कहा 2 होंगे, बिजनेस लाजमी तौर पे होगा। ये पार्टनरशिप के फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड सेट फोर्थ करेगा, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस को जो 2 या 3 या 4 या जितने पार्टनर होंगे उनके दरमियान बताएगा कि प्रॉफिट लॉस क्या कैसे शेयर होगा। आपका प्रॉफिट लॉस के अलावा आपकी बाकी सारी चीजें, मिसाल के तौर पे मतलब अगर डिस्प्यूट हो गया कैसे अराइज होगा, बैंक अकाउंट कौन मतलब वो अथोराइज होगा, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग कैसे रेशो होगी, ये सारी चीजें आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनर्स के दरमियान जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, उसमें चीजें लिखी होती हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो भी डीड के अंदर लिखी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, वर्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी को एक्सप्लेन करना पहले भी मैंने शायद बताया था, नहीं भी बताया, दोबारा बताता हूँ, जरूरी है। वो ये है, मैं मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक बंदा आता है, मुझे कहता है यार मुझे खाना खिला दो। ठीक है, मैं कहता हूँ यार खाना तो मैं आपको खिला दूं, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ है। वो कहता है कितने पैसे हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास पैसे हैं जेब में 5 रुपए। तो कहता है चलो ठीक है 500 रुपए का ही खाना खिला दो। तो मैं उस बंदे को बोल रहा हूँ कि जो मैं आपके ऊपर खाने पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, डेट इन्वेस्टमेंट या डेट एक्सपेंस इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ 500 जो मेरी पॉकेट में। ठीक है, लिमिटेड का मतलब ये है कि वो अमाउंट, वो एक थ्रेशोल्ड जो आप बता देते हैं कि भाई मैं यहाँ तक मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप के बिजनेस में आप बता रहे होंगे कि मैं कहाँ तक कानूनी तौर पे लाइबल हूँ कि मैं इतना रिस्क टेक कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जब पार्टनरशिप में आते हैं तो इसमें लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड है, लामहदूद लायबिलिटी। क्या मतलब है, यानी कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया, मैं और मेरा एक दोस्त, अगेन आप सलीम के बजाय अकरम को ऐड कर लेते हैं, अकरम साहब बिजनेस कर रहे हैं, मेरा और उसका रेशियो जो है बिजनेस का 50-50% है। ठीक है, यानी कि जो बिजनेस से प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, हम 50-50। अब बिजनेस में हो गया 2 करोड़ रुपए का लॉस, 1 करोड़ का लॉस मेरा और 1 करोड़ का उसका। अब बिजनेस का जो हम कर रहे थे एक्चुअली में, लेट्स सपोज आप कह लें कि हमने 50-50 लाख इन्वेस्ट किया हुआ था, वो 50-50 लाख भी डूबा और उल्टा 50-50 लाख रुपए हमारे गले पड़ गए। अब क्या हम कहें यार हम बिजनेस कर रहे थे, अब बिजनेस नहीं चला, एक बंदा मेरे पास आता है, मैं कहता हूँ नहीं नहीं मैंने तो नहीं देने, मेरा तो बिजनेस बैठ गया। वो कहेगा ना भाई, क्योंकि बिजनेस आप कह रहे थे, मैंने आपको पैसे दिए, मैं आपके कारोबार को नहीं जानता, भले आपने बिजनेस के नाम पे ही पैसे लिए, इवन देन आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके पास जितने भी एसेट्स हैं सारे के सारे सेल करने पड़ेंगे। ठीक है, सेल करके आपको उस बंदे को पे करना पड़ेगा। आप कहें कि मेरे पास तो एसेट ही 20 लाख के हैं, मैंने भले 50 लाख देना, तो मैं आपको कहूंगा भाई देन आपकी इंसॉल्वेंसी फाइल होगी, कोर्ट में आप पे केस फाइल होगा जिसमें आपकी इंसॉल्वेंसी होगी। हम कहेंगे कि फलां बंदे पे इंसॉल्वेंसी का केस हो गया। इंसॉल्वेंसी का केस क्या होता है, इस बंदे के एसेट्स कम है, उसके पेबल ज्यादा है, तो इसकी सारी चीजों को नीलाम कर दो। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में यानी कि आप पर्सनली लायबल होते हैं, आसान अल्फाज मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जब आप पार्टनरशिप डीड बनाते हैं उसके अंदर आप ये भी लिखते हैं कि मैनेजमेंट कौन लोग कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनर्स होती है, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, उस पर मैं नहीं जा रहा। ठीक है, एस्टॉपल पार्टनर, बस ये लिख लें कि जो मैनेजमेंट क्या, जो लोग बिजनेस को मैनेज कर रहे होंगे उनका भी नाम लिखा। लाइफ ऑफ फर्म, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, अच्छा ये थ्योरी बता रहा हूँ, अभी मैंने पोर्टल पे जैसे पार्टनरशिप रजिस्टर करनी है वो मैंने आपको बताना है, लेकिन थोड़ी सी बेसिस बता रहा हूँ। सारे लोग यहाँ पे लाजमी नहीं है कि वो वकील हो या अकाउंटेंसी बैकग्राउंड क्यों, कुछ लोग को इन बातों का नहीं पता होगा। ठीक है, इसके बताना जरूरी है। लाइफ ऑफ फर्म, 2 तरह की फर्म बनती है। फर्म से मुराद वो बिजनेस है जो आप बनाने जा रहे हो। मैं मिसाल देता हूँ कि मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूँ, मेरा नाम ए है, मेरे दोस्त का नाम बी है, मैं और मेरा दोस्त एक फर्म खोलते हैं ABC सोलर, AB सोलर ट्रेडर्स। ठीक है, लेट्स सपोज
ठीक है। तो ये जो बिजनेस का नाम है ये हम कहते हैं फर्म नाम है, ये हम इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं। जो बिजनेस का हमने नाम रखा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फर्म। ठीक है, जो लाइफ ऑफ फर्म यानी कि इसकी जिंदगी कितनी होगी, जैसे अब मेरी और आपकी लाइफ का कोई पूछे तो हम कहेंगे यार अनसर्टन है, हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ कितनी है, ठीक है। लेकिन इन द मीन वाइल कोई आपको पूछे कि यार तुम बिजनेस बनाने जा रहे हो, तुम एक चीज बनाने जा रहे हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमें हमारी लाइफ क्या है हमारे बनाने वाले को पता है, ठीक है, वो जात जानती है। लेकिन अब जब लाइफ ऑफ फर्म, जब फर्म आप बना रहे हो, इसके क्रिएटर आप हो, तो ये आपने बनाते हुए डिटरमिन करना है। दो तरह की फर्म होती है, एक होती है एट विल, ये पोर्टल पे भी ऐसी चीजें नजर आएंगी आपको, ठीक है, एट विल। और दूसरे नंबर पे एक फर्म होती है जिसको हम पार्टिकुलर पार्टनरशिप भी बोलते हैं और स्पेसिफिक पीरियड भी पार्टनरशिप बोलते हैं, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे मैंने अभी जो बोला था ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, ये जब अपना मुआहदा शराकत दारी पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उसके अंदर ये नहीं लिखते कि हमारी लाइफ हमने कितने साल बिजनेस करना है, ठीक है। ये बस एक लिख देते हैं कि जो द लाइफ ऑफ द फर्म, ये आपको एग्रीमेंट दिखाता भी हूँ, ठीक है, पार्टनरशिप डीड भी दिखाता हूँ जो होता है, द लाइफ ऑफ द फर्म विल बी एट विल, ठीक है, या द लाइफ ऑफ द फर्म विल बी पार्टिकुलर पार्टनरशिप। एट विल तो हो गया कि यार जब तक ए और बी चाहेंगे आपस में इनका सलूक इतफाक मोहब्बत प्यार रहेगा, ये बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन पार्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर क्या ऐसा होगा कि ये बिजनेस हमेशा चलता रहे? नहीं, इसमें आप पार्टनरशिप की लाइफ डिटरमिन कर देते हो कि वो 5 साल हमने काम करना है, 4 साल करना है, 3 साल करना है, 10 साल करना है। मतलब मैं कहता हूँ कि यार मैं और ए एंड बी एक बिजनेस जो कर रहे हैं ना, ये हम एक मेट्रो का प्रोजेक्ट बना रहे हैं या ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 साल के अंदर बनेगा या 2 साल के अंदर बनेगा, गवर्नमेंट के साथ हमारा 2 साल का मुआहदा है, तो मैं और ए बी 2 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमारी पार्टनरशिप 2 साल, ठीक है। यानी कि जिसमें लाइफ को डिटरमिन कर दिया जाए उसको हम पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टिकुलर पार्टनरशिप के केस में हम पार्टनरशिप डीड के अंदर वो ईयर भी लिखते हैं कि हम इतने साल बिजनेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि आप जब ईयर भी लिख लेते हैं तो जब वो टाइम आ जाता है, मैं मिसाल के तौर पे आज पार्टनरशिप करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आज क्या डेट है जी हमारी 5/7/2023 को एग्रीमेंट करूंगा और ये मेरी 5 साल की पार्टनरशिप है, लेट्स सपोज ये एक्सपायर हो जाएगी 4/7 और ये 28 को एक्सपायर हो जाएगा एग्रीमेंट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाईजान इसके बाद भी ये बिजनेस जारी रहा मेरे और ए बी के दरमियान, ठीक है, तो क्या ये बिजनेस आप कह लीजिए कि जारी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो एज पर एग्रीमेंट तो खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन कानून के अकॉर्डिंग अगर ऐसा बिजनेस कैरी भी रहे तो याद रख लें कि ऐसा बिजनेस फिर आप पार्टनरशिप पार्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं रहा, अब ये कन्वर्ट हो गया पार्टिकुलर पार्टनरशिप इनटू पार्टनरशिप एट विल में, ठीक है जी। यहाँ तक बताएं तो करना है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, पार्टनरशिप एट विल का आप क्लेम कर सकेंगे अगर आपकी पार्टनरशिप का जो टेन्योर है वो खत्म हो जाए, उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं? मेरे प्यारे दोस्त, ये जब कानून में एक बात लिख दी गई है ना, मैं एक वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, कानून के अंदर लिखा हुआ है कि आपकी पार्टनरशिप कन्वर्ट हो जाती है, जब कानून में लिख दिया गया है तो कानून पे हमें कोई शायबा नहीं है, ठीक है, आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सर हम रजिस्ट्रेशन के बारे में आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो आपकी रजिस्ट्रेशन है इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ठीक है। अपेरेंटली ये भी लॉ बनाने को हम काफी ज्यादा इस पर टाइम वो स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हमने बहुत ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगाना, ठीक है। मैं सीधा सीधा आपको पोर्टल पे लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके लिए जरूरी हैं। सबसे पहले तो एक चेक लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए मैंडेटरी होते हैं अगर आपने पार्टनरशिप का बिजनेस रजिस्टर करना है। एक तो फॉर्म 1 है। अच्छा, फॉर्म 1 क्या है याद रखिएगा, जब भी मैंने आपको जब बता रहा था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जब भी मैंने बोला था कि फॉर्म का वर्ड आ जाए, एज मे बी स्पेसिफाइड आ जाए, या कोई मोस्टली चीजें होती है ना फॉर्म्स वगैरह जो होते हैं ये आपके रूल्स में लिखे होते हैं। अब ये एक्ट है तो इसमें लिखे होंगे, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप एक्ट के साथ साथ पार्टनरशिप के रूल्स भी हैं। तो बिल्कुल भाईजान पार्टनरशिप के रूल्स भी हैं और हर प्रोविंस ने अपने रूल्स अलग अलग बनाए हुए हैं। आप जिस प्रोविंस के अंदर काम करना चाहते हैं पार्टनरशिप के अंदर, उस प्रोविंस के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब सोल प्रोप्राइटर है, अगर आपने एफबीआई के साथ एंट्रियां ले लिया तो पूरे पाकिस्तान में काम कर सकते हो, ठीक है। बस साल के एंड पे आपने अपनी बिजनेस रिटर्न फाइल कर देनी और आपने कंपनी रजिस्टर कर ली कंपनी एक्ट के तहत पूरे पाकिस्तान में काम कर सकते हो,
लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप का बिजनेस रजिस्टर्ड किया तो जिस प्रोविंस में आपने काम करना है हर प्रोविंस के अंदर आपको अलग अलग रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्म 1 आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने दिखाया नहीं है, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर्म 1 होता है जो उसकी रिक्वायर्ड होता है। पार्टनरशिप के बाद मैं आपको पार्टनरशिप की जो रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन की वो बता रहा हूँ। फिर आपके लिए जरूरी होता है एक स्टैम्प पेपर जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। वो 1000 रुपए की मालियत का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी 2000 रुपए की फीस होती है जो आपके नेशनल बैंक वगैरह में, अब तो उन्होंने बैंक और भी ज्यादा बता दिए हैं, फलां जगह पे भी हो सकती है, फलां जगह पे भी हो सकती है। ये गवर्नमेंट का खाता है, ठीक है, जिस खाते के अंदर ये गवर्नमेंट फीस जमा होती है, ठीक है। फिर एक 5 रुपए का आपका या 10 रुपए का या 100 रुपए का या 50 रुपए का एक एफिडेविट लगाते हो। उस एफिडेविट पे आप ये लिखते हो कि भाईजान जो भी चीजें, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको रजिस्ट्रार साहब को सबमिट कर रहा हूँ वो सारे बिल्कुल फैक्चुअल एंड एक्चुअल हैं। कोई उसमें जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, यानी जो सबमिट कर रहा हूँ सच सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका लीज एग्रीमेंट, ठीक है। लीज एग्रीमेंट क्या होता है? रेंटल एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। आप कहते हैं नहीं जी जहाँ पे ये जहाँ पे ऑफिस है ना उसकी बात हो रही है। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करने से पहले आपके पास ऑफिस होना जरूरी है, उसके लिए आपके पास एग्रीमेंट आपने बना रखा हो, ठीक है। उसके बाद आप कह लो कि ओनरशिप का जो, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी ऑफिस रेंट पे नहीं है, मेरा अपना ऑफिस है, ठीक है, मैं मेरा भाई बिजनेस करने लगे हैं, भाई उसके लिए आपको कोई प्रूफ ऑफ ओनरशिप देना पड़ेगा कि ये हमारा, ठीक है। उसके साथ आपका एक यूटिलिटी बिल भी होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपके तमाम पार्टनर्स की, प्लस आपके विटनेसेस की जो CNAC की कॉपी है वो भी चाहिए। अगर मैं और मेरा भाई ये दोनों चीजें, मतलब दोनों पार्टनर्स हैं, हम पार्टनरशिप रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो हमें ये दोनों जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये हमें लेके सारा फॉर्म्स के पास एक जो फॉर्म C लेने जाऊंगा, फॉर्म C भी आपको दिखाता हूँ, अभी बस इंतजार करना है आपने। तो ये सारी चीजें उनको जमा करवानी है। लेकिन मैं कहता हूँ यार मैं इतना वेला आदमी नहीं हूँ कि मैं ये सारे काम खुद करता रहूँ, मैंने एक वकील रखना है, मेरा वकील सारे ये काम करे, तो वकील को मुझे अथोराइज करना है, वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, ठीक है, या लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन देना है। उसके लिए मुझे फिर पावर ऑफ अटॉर्नी भी बनाना पड़ेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी वो डॉक्यूमेंट, वो लेटर है जिसके जरिए आप किसी वकील को अपना पावर दे रहे होते हो कि आपके बिहाफ पे वो आपकी फर्म को रजिस्टर्ड कर सके, ठीक है। बिफोर कि हम प्रोसीड करें पोर्टल की तरफ, मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये सारी चीजें मैंने आपको दिखानी है, इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर जी, ये एक चीज पूछनी थी कि आपने कहा कि इधर परसेंटेज होती है पार्टनरशिप डीड में, हाँ जी, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जितने पैसे भी लिखे जाएं कि फलां बंदा लेट से परसेंटेज तो लिख दी कि 10%, 20%, 50% आ गई, तो एक बंदा वो कहता है मैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लेके आ रहा हूँ, उसमें 25 जो है इसका होगा, 25 का होगा, 50% शेयर पे, वो पैसे मेंशन कर सकते हैं अमाउंट वैल्यू उसकी? मेरे प्यारे दोस्त, हमने यही देखा है कि जो बिजनेस की जितने भी आज तक मैंने एग्रीमेंट्स देखे हैं, ठीक है, तो मोर लेस मैंने कोई 200 प्लस एग्रीमेंट्स देखे हैं। तो जी आज तक मैंने जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, ये पार्टनरशिप डीड के टेम्पलेट भी है, ठीक है, तो कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं देखा जिसमें वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटरमिन की हो, ठीक है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की उसमें हमेशा रेशो या परसेंटेज ही लिखी जाती है। वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 हो या फिर आपका लिमिटेड लायबिलिटी जो एक्ट है, ठीक है, 2017 वो हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट वो हो, जी जी। यानी कि इसमें अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि परसेंटेज की अमाउंट, वो परसेंटेज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसमें ये कि जब आप वो उसका ई स्टाम्प जो है ऑनलाइन फिल कर रहे होते हैं तो उसमें आता है कैपिटल अमाउंट, ठीक है, तो उसमें हम फिर कोई से भी लगा सकते हैं या क्या उसको नहीं नहीं करेंगे? नहीं, अब वर्ड कैपिटल को मैं फिर डिफाइन कर देता हूँ। इससे अपेरेंटली ये लग रहा है कि आपको कैपिटल का नहीं पता। कैपिटल वो अमाउंट है, मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने एक खोल लीजिए, लेट्स सपोज जी एक एकेडमी खोलनी है, ठीक है। जी जी उस एकेडमी के अंदर मैं जानता हूँ कि 20 चेयर्स लगेंगी, एक जी वो प्रिंटर रखना है मैंने, एक AC लगाना है, ठीक है, वो डिफरेंट चीजें मैं काउंट कर रहा हूँ। मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट सोच ली, मैंने कहा जी 16 लाख रुपया लगेगा। जी ये जो जी कैपिटल होता है वो अमाउंट होती है जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, स्टार्ट करना बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आपने वो वाली चीज वहां पे लिखनी है। जो आप कह रहे हो कि रेशो के कितनी बंदा कौन सा ला रहा होगा, ये 16 लाख के अंदर मैं कहता हूँ कि यार 50% ये भाई लाएंगे, जो आपका नाम दे देता हूँ, 50% मैं जी लाऊंगा। तो ये जी 16 लाख को जो 50-50 हम उधर स्टैंप पे लिख रहे होते हैं ना, वो कैपिटल अल्टीमेटली हो गया उस पे डिवाइड। जी जी जी
ठीक है सर हेड ऑफ अकाउंट का यही नंबर होता है जी, सभा यही नंबर होता है, ठीक है। लेकिन ये अब हमने क्योंकि ऑनलाइन डिस्कस करना है तो परेशान नहीं होना, ये आपके पोर्टल पे खुद आपको वो चालान भी बना बनाया मिलता है, टेंशन नहीं लेनी। सर ब्रीफली फॉर्म 1 मैंने आपको दिखाना है, अभी नहीं बताया। ब्रीफली फॉर्म 1 में जितने पार्टनर्स हैं उनके नाम लिखे होते हैं, आपकी फर्म का नाम लिखा होता है, और प्लस आपका वो लिखा होता है जितने पार्टनर्स होते हैं उनका हर पार्टनर का एक एक विटनेस होता है, ठीक है? सर अच्छा जी। पार्टनरशिप के ऑफिस का जो यूटिलिटी बिल है वो किसी के नाम का भी हो सकता है या सिर्फ ओनर के नाम का होना चाहिए, पार्टनर के नाम का? नहीं नहीं नहीं, वो देखें, अब अगर आपके लीज पे ऑफिस लिया हुआ है तो आप जहरी बात है कि आपके नाम का तो नहीं हो सकता ना, जो लैंडलॉर्ड है उसके नाम का होगा। हो सकता है कि उससे भी किसी पुराने बंदे के नाम पे वो ऑफिस हो, ठीक है, और या वो बिजली का मीटर पुराना लगा हो, उस बंदे ने खरीदा हो, तो वो लाजमी नहीं जगह सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि यूटिलिटी बिल आप घर का ले आए, ऑफिस कोई और शो कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, हेलो ये रूल। जी जी। सर ये ऑफिस के बारे में ही सवाल है मेरा कि अगर एक बंदा जो है वो एक ही प्रोविंस में रह रहा है, लेट से एक बंदा गुजरांवाला में रह रहा है तो एक बंदा लाहौर में रह रहा है, ऑफिस उनका है गुजरांवाला में, ठीक है तो वो कंपनी अगर रजिस्टर्ड करवाए लाहौर में तो ठीक ऐसा है। पॉसिबल है? एक ही आप प्रोविंस ये है ना, पहले नंबर पे तो ऑफिस कंपनी का उनका वर्ड ना बोलें, गुजरांवाला, पहली ये ऑफिस ठीक है, बोले बोले। ऑफिस उनका गुजरांवाला में है, वही ऑफिस लेके तो लाहौर में हो सकती है मेरे रजिस्टर्ड प्यारे या? दोस्तों, आपने एक प्रोविंस में रजिस्टर्ड कर ली ना, फिर उसके जितने मर्जी ऑफिस बना लें, उस ऑफिस का एड्रेस आपको अभी मैं पोर्टल पे दिखाऊंगा, आपको बस बताना है कि हमारा यहाँ पे मेन ऑफिस है, इसको हेड जी जी ऑफिस का है, बाकी नहीं सारे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक फर्स्ट चीज जो है उसमें प्रोविंस वो सब ऑफिस नहीं, वो मेन ऑफिस अगर गुजरांवाला में हो तो वो बंदा जो है वो लाहौर में करवाना चाहे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड तो वो करवा सकते हैं उसको। मेरे प्यारे दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ, वर्ड कंपनी ना बोलें, कंपनी अलग चीज है, कंपनी में पार्टनरशिप पार्टनरशिप सॉरी ठीक है। पार्टनरशिप। वो जी एड्रेस जो है ना, आप बिजनेस जहाँ पे करना चाह रहे हैं, मेरी बात सुने, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपका एड्रेस जो है वो, मतलब मेरे पास ऑफिस जो है ना वो लाहौर में है, लेकिन जी जी काम मैं जो कर रहा हूँ इधर कर रहा हूँ, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहीं पे आपने ऑफिस ले रखा होगा ना। हाँ यस 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 ठीक है सर ये रूल्स और एक्ट कहाँ से लेकर मैं ये आपको शेयर कर दूंगा मिर्जा रिशाद बेग साहब, ठीक है। फिर आप जब उसको पढ़ेंगे, उसकी किसी भी परवीन में आपको इशू होगा, मैं आपको बताऊंगा। एफिडेविट आप 300 पे लिखा जाएगा। ये स्पीड कंप्यूटर साहब, ये वो वाला एफिडेविट नहीं है। और पहली बात ये है कि ये वैसे मैंने आपको बताया लॉ में लिखा हुआ है कि एक एफिडेविट होगा, उसकी अमाउंट भी लिखी हुई है। हम कोई सा भी एफिडेविट, बल्कि हम प्रैक्टिकल देते भी कोई नहीं, ठीक है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और पोर्टल पे भी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि बाकी स्टैंप ड्यूटी वगैरह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंक्रीज होगी है डिफरेंट मद में, ठीक है, लेकिन इसकी आप बात नहीं कर रहे हैं। सर व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग पार्टनरशिप? पार्टनरशिप रूल्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी वो बस बेचैन ना हो, ताकि मैं पोर्टल पे भी आपको लेके जाऊं। लॉ पढ़ाने में मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। फिर अभी आपने फौरी कहने लग जाना यार, बस ये लॉ का आपको आइडिया हो जाएगा आगे जब मैं चलूंगा, कि लॉ आप जब भी मुझे कहेंगे मैं आपको जो लॉ कहेंगे पढ़ाने के लिए तैयार हूं। SC नहीं, गुलाम मुस्तफा सादिक साहब। तो गुलाम मुस्तफा सादिक साहब, वो सर मुझे तो नहीं ना पता कि आपने क्या नाम लिखा हुआ है सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर दो बातें करनी थी। पहली बात तो ये कि ला चले हमें भी पता हो कि कौन सा पढ़ना है, हमें पढ़ने का तरीका बता दें। जी जी ठीक दूसरा है। जो आप कह रहे थे ना, मैं शेयर कर दूंगा ना रूल और एक्ट्स, तो सर कोई लिस्ट वगैरह है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, वो पहले ही हमें शेयर कर दें सारी चीजें। ये जो मेरा ख्याल है कि फर्स्ट क्लास की जो हमने वो आउटलाइन थी वो तो आई बिलीव शेयर की हुई है, अगर नहीं की हुई मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ग्रुप के अंदर हमें जो ओरिएंटेशन की क्लास है ना, ठीक है, उसका जो मटेरियल था, जिस जो हमने अपने कोर्स के अंदर पढ़नी है ना, मतलब एक वो एट आर्म्स लेंथ हमने चीजें डिस्कस की हैं, ठीक है ना, वो हमने बताई है, मतलब ये चीजें आप देख लीजिएगा। उसमें से आप कोई सी भी चीज आप कहते हैं जी ये फलां बताएं, तो बताने को तैयार हूं। तरीका भी नहीं पढ़ने सर, का मकसद ये बताने का कि उसका रूल या लॉ कहीं पे होगा ना, कहीं से अगर डाउनलोड करना है तो वो चीजें मैं पता हूँ कि ये हम ये चीजें में बीच में से लॉ ना, ये लॉ ये फॉलो। यहाँ पे ना, ये पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे इसलिए नहीं मैं बता रहा, यहाँ पे वजह ये है कि जो डिफरेंट साइट्स पे पड़े हुए हैं ना, वो पुराने पड़े हुए हैं, आउटडेटेड हैं, अपडेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो या तो मतलब रिसेंट हो ना कुछ वेबसाइट पर, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। अगर किसी का कोई एक लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ तो अभी एक ही लेक्चर हुआ है, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और आप अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज कीजिएगा, वो आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। लॉ भी भाईजान मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, बेफिक्र रहें, शेयर भी करूंगा, पढ़ने का तरीका बताऊंगा, ठीक है।
जी शराज साहब, मैंने आपको बताया था कि हमने एक बुक है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, सीए इंटर लेवल की बुक है, ठीक है। वो डिफरेंट टीचर्स ने, डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी हुई है, उनमें से कोई सी भी आप बुक उठा लें, मतलब किसी भी ऑथर की उठा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपकी बेसिस, आपकी वो बैकग्राउंड को सेट करने के लिए वो ज़रूरी है। वो क्या है, जिसको कैफ 2 बुक का नाम है, ठीक है, बुक का नाम नहीं, बुक का कोड है, और बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। तो कैफ 2, ठीक है, वो आपने पढ़नी है। तो कहेंगे तो मैं आपको कोई लिंक शिंक भी शेयर कर दूंगा जहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं ऑनलाइन, वो आपके घर आ जाएगी। कई लोग कहेंगे सॉफ्ट में, भाई बुक पे अगर कोई 1000-1500 लग भी रहा है तो मंगवा लीजिएगा, फायदा ही होगा, नुकसान उसका नहीं होगा, ठीक है जी। ये मैं बुक का लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ, www.cbpbook.com। भाईजान मेरा इनके साथ कोई कमीशन, कोई चक्कर नहीं है, ये बुक नॉर्मली हफ्ते में डिलीवर करते हैं। आपकी डिले हो जल्दी आए मुझे नहीं कहना, ठीक है, पहले इनसे वो रब्ता कर लेना है। तो मैं नॉर्मली बुक इनसे मंगवाता हूँ तो आ जाती है। सर प्लीज ऑनलाइन लिंक शेयर कर दें। ये मैंने जी यहाँ पे लिंक लिख दिया, ठीक है। सर जो ऑथर अच्छा है उसका भी नाम मेंशन कर दें। सर ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी लेवल पे जितनी बुक्स लिखी गई है ना, मतलब वो सारी, कोई है मैं आपको कहूँ, मतलब माशाल्लाह से सारे, मैं तो अब हर एक टीचर को जानता हूँ, हर एक, मतलब वो खालिद पेठी वाला की आप ले लें, सर अदनान रऊफ की ले लें, ठीक है बुक। उसके बाद आपको डिफरेंट कराची के डिफरेंट ऑथर्स की, ठीक है, आपको मिल जाएंगी। तो मैं किसी एक को कहूँ कि फलां ले ले, वो कोई मसला नहीं है। मतलब आई क्या पीरसेल बुक है, वो भी ली जा सकती है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी ऑथर्स की, वो बेहतर है। उसकी वजह मैं खालिद पेटी वाला की बुक ले लिया, उसकी वजह ये है कि हर एक सिनेरियो के मुतालिक जो एक सेक्शन है, सेक्शन के मुतालिक जो उसका रूल है वो भी साथ लिखा गया है, और उसके मतलब छोटा मोटा सिनेरियो भी बना दिया गया है, जो कि सीए इंटर में उन लोगों को टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, कि भाईजान ये इस तरह से बताएं, जो वो लोग आपसे थोड़ा उनको बेहतर नॉलेज होता है, वो इसी वजह से होता है। cbpbook.com ये वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। एक और भी है, वो फिर मैं आपको दूँ भी, पता नहीं अभी मुझे उसके खुद स्पेलिंग एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। हाँ ये दूसरा ये है, यहाँ से मिल जाती है, ये फास्ट वो भेजते हैं ये वाले, एक ये वाले लोग हैं, ठीक है, बाकी बुक भी आपको दिखाता हूँ, और दूसरे आपके ये वाले लोग हैं। अच्छा ये बुक सिर्फ रेफरेंस पर्पज के लिए बता रहा हूँ मैं, ये कोई नहीं कह रहा कि बुक पढ़ के आप कोई वो आलिम फाजिल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपने बिल्कुल करनी है सर, पेटी वाले बुक बहुत सारी बुक्स हैं स्पेसिफिक, मैंने आपको बोल दिया सबा कैफ 2, ठीक है, ये आपने, और दूसरा ये cbpbook.com, ठीक है। यहाँ से जिस वेबसाइट से आप मर्जी जाएं, ठीक है, यहाँ से आपको टैक्सेशन की बेतहाशा बुक्स मिल जाएं। अच्छा जी, अब हम जाते हैं, आप याद रख लें कि जिस प्रोविंस के अंदर आपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करना है, लेट्स सपोज अभी एक भाई ने बोला कि मैं पंजाब के अंदर गुजरांवाला में या लाहौर में बिजनेस करना चाहता हूँ, तो इसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है ये प्रोविंस ऑफ पंजाब में आती है, ठीक है। अगर आपने प्रोविंस ऑफ पंजाब में, जुनेद इलियास साहब, सर बात यह है कि आप या बाकी लोगों को, 4 लोगों को पता हो सकता है, लेकिन हमने तो एंटायर ऑडियंस का भी सारा ख्याल रखना है ना, तो इसलिए बाकी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए जरूरी है थोड़ा सा उनको बताना। अच्छा, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पंजाब है, जब पंजाब है तो हमने पंजाब में पार्टनरशिप करनी शुरू। अगर मैं बिजनेस सिंध में करना चाहता हूँ, मैं और चाहे भले मेरा दोस्त, मैं इस्लामाबाद का हूँ, मेरा दोस्त पंजाब का, बिजनेस हमने सिंध में करना है, तो हम दोनों जहाँ से ये मैटर नहीं करता, हम जहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हैं वो मैटर करता है। फिर हमें सिंध में बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, ठीक है। अगर मैं बिजनेस रजिस्टर करना चाह रहा हूँ केपीके में, तो मुझे केपीके गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, आपने ये करना है, यहाँ पे गूगल पे आना है, आपने लिखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। यहाँ जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप देखें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप पंजाब भी लिख सकते हैं, सिंध भी, केपीके भी, सबका पोर्टल मिलता जाता है। मैं लेट्स सपोज पंजाब करता हूँ तो ये पोर्टल आता है, मैं आपको सारे पोर्टल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक पोर्टल है जिस पोर्टल पे अब आपकी पार्टनरशिप ऑनलाइन रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। सारी चीजें आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। आप कहें कि अच्छा उसके बाद क्या, मुझे पार्टनरशिप डीड नहीं बनाना, भाई बनाना है, उसको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। अच्छा उसके बाद क्या मैं रजिस्ट्रार ऑफिस वो नहीं जाना, अपना रजिस्ट्रार साहब के पास वो लेने के लिए फॉर्म सी, वो भी जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपका चक्कर था कि हैक्टिव विजिट होता था, ठीक है, वो वाली चीजें बच गई। जब आपका फॉर्म सी आता है तब आपको जाके फाइनली उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज बाकी सारी चीज आपकी
जी 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 जी, रजिस्ट्रार का ऑफिस कहाँ पे होता है? ये बताता हूँ ना, कंप्लीट नहीं किया ना, रुक जाओ। ठीक है, अच्छा जब मैं कहूँगा नहीं कंप्लीट हो गया तो आप तब जितने जिस तरह क्वेश्चन हो लाजिम पूछेगा, अभी मैंने चीजें वो लेके जा रहा हूँ ना, ठीक है। अच्छा ये पंजाब का, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो सिंध में रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपने वही सेम लिखना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, सिंध। जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिंध लिखेंगे, पोर्टल क्लिक करेंगे, इस पोर्टल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर मैकेनिज्म है वो एक जैसा ही है, बस यहाँ पे ये पिक्चर डीपी चेंज की हुई है, ये डिस्प्ले पिक्चर जो है, बाकी ये सारी चीज अंदर से मैकेनिज्म देखेंगे मोर और लेस एक जैसा है। आप कहते हैं नहीं यार लेट्स सपोज बलोचिस्तान का दिखा दो, तो मैं कहूंगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बलोचिस्तान, लेट्स सपोज। अच्छा जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बलोचिस्तान, ठीक है। अब इनके पोर्टल में पता नहीं अक्सर ये मसला है। अच्छा जी, ये अब ये देखिए इनका ये पोर्टल है, ये अब आप देख लीजिए पोर्टल सारे देखने में एक जैसे हैं, जब इनको हम लॉग इन करेंगे तो ये अंदर से भी एक जैसे ही मोर और लेस आप पाएंगे, थोड़ा सा फर्क होगा। सर ये पार्टनरशिप एक्ट में जो रिक्वायरमेंट थी ये कहाँ सामने, जी यही रिक्वायरमेंट होती है आयशा, बिल्कुल यही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो पोर्टल नजर नहीं आ रहा जी, पोर्टल नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप कहते हैं जी मुझे आप सिंध का सर बताएं, आप एक का हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी सबका एक जैसा ही होगा। यहाँ से मैं पहले आपसे एक सवाल करूंगा, मैं कहूंगा कि यार मुझे एक चीज बताओ कि क्या आपके फेसबुक आईडी पे मैं अपनी कोई पिक्चर आपकी आईडी पे पोस्ट कर सकता हूँ? आप कहेंगे सर आप नहीं कर सकते अनलेस कि आप मेरी आईडी को हैक वगैरह करें। मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। आपका इनकम टैक्स रिटर्न में जब आप रजिस्टर्ड करते हैं, अभी रिटर्न वगैरह फाइल करना मैंने आपको नहीं बताया, मैंने सिर्फ रजिस्टर करने का तरीका बताया। अच्छा, आप इनकम टैक्स के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। जब आप रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आपके पोर्टल के अंदर मैं अपनी रिटर्न सबमिट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। आपके पोर्टल के अंदर आपकी रिटर्न सबमिट होगी, लेकिन ये वाला एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे रजिस्टर्ड मैं अपने आप को करूंगा, लेकिन अपने आप को रजिस्टर्ड करने के बाद इसी पोर्टल के अंदर से मैं अपनी पार्टनरशिप भी रजिस्टर्ड कर सकता हूँ, आपकी पार्टनरशिप भी रजिस्टर्ड कर सकता हूँ, मेरी किसी दोस्त के साथ हो सकती है, और ये कह लें कि आप दोनों दोस्तों की हो सकती है, आप मेरे पास आते हैं बीइंग मतलब क्लाइंट, मैं आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर कर सकता हूँ। यानी कि सॉर्ट ऑफ ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके अंदर से आप अपने भी काम करोगे और दूसरे लोग को भी काम करोगे। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि कोई पोर्टल फिर दो तरह के होते हैं, एक पोर्टल को हम कहते होते हैं सेल्फ पोर्टल, जिस तरह से आपके एफबीआर का पोर्टल है वो सेल्फ पोर्टल है, यानी कि आपके पोर्टल के अंदर से ही आपकी रिटर्न सबमिट होती है। दूसरा पोर्टल होता है सॉर्ट ऑफ जिसको हम कह रहे हैं कि इंटरमीडियरी का, जिसको हम वकील बोलते हैं, ठीक है, वकील कह लें, वकील नहीं कहना आप उसको, जो भी व्हाट्स द वर्ड यू वांट टू यूज, ठीक है ना। आप अटॉर्नी कह लें, आप इंटरमीडियरी कह लें, वैसे तो ज्यादा वर्ड इंटरमीडियरी यूज होता है, ठीक है, तो इंटरमीडियरी कह लें, जो उसका पोर्टल है, ठीक है। अब इसके पोर्टल में और इस पोर्टल में क्या फर्क होता है? इस पोर्टल में जो मैंने मिसाल दी जैसे एफबीआर का, लेट्स फॉर एग्जांपल दी, एफबीआर से भी आप इंटरमीडियरी वाला पोर्टल ले सकते हैं। जब आप इंटरमीडियरी वाला पोर्टल लेते हैं तो उस पोर्टल के अंदर से आप डिफरेंट क्लाइंट्स के काम कर सकते हो। तो ये सॉर्ट ऑफ ये वाला फिर जो पोर्टल है ये सॉर्ट ऑफ इंटरमीडियरी का पोर्टल है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं इस चीज पे आऊँ, रजिस्ट्रेशन करने की तरफ आऊँ, तो आपको समझ आ गई कि इंटरमीडियरी का पोर्टल है, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। अब यहाँ पे जाएं, ठीक है, अब यहाँ पे जाएं, ठीक है, इधर भी ये सब पे एक जैसा फॉर्म भी मैं खोलूंगा तो एक जैसा खुलेगा। ये देखें, मैं अगर लेट्स सपोज यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इधर न्यू रजिस्ट्रेशन पे, न्यू रजिस्ट्रेशन सॉरी रजिस्टर पे जब मैंने क्लिक किया है, ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये आपको वर्ड नजर आ रहा है रजिस्टर, आपके सामने जो फॉर्म खुलेगा वो एक जैसा ही खुलेगा, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, ठीक है। तो यानी कि एक ही जगह पे मैं आपको सिखाऊंगा, फिर बाकी सारे पोर्टल आपने खुद कर लेंगे, ठीक है।
और इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने की कोई फीस नहीं है, लिहाजा सब लोग की सबसे पहले तो ये असाइनमेंट होगी कि सब लोग कल अपने आप को रजिस्टर करके आए, ठीक है। ये सिर्फ पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप के अलावा भी इसके कुछ फंक्शंस हैं, वो मैं आपको पोर्टल खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर लिखना है जिस बंदे को रजिस्टर करना है, जिसका ये पोर्टल बनाना है। आप कहें कि मैं पार्टनरशिप अपनी बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे अपना ये पोर्टल रजिस्टर करना पड़ेगा। जी, आप कहें यार मैं तो वकील हूँ, मैंने लोगों सर्विस देनी है, तो आपको फिर भी अपना देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ एक पोर्टल बन रहा है, आपकी फर्म नहीं बन रही, ये एक लॉगिन बन रहा है, ठीक है। तो जी कोई बंदा यहाँ पे रजिस्टर्ड होना पसंद करेगा, अगर करेगा तो वो थोड़ा एक्टिव हो, बंदा फास्ट हो, मुझे अपना मोबाइल नंबर बताए, ईमेल बताए, ताकि हम हैंड और सर मुझे रजिस्टर कर दें। अभी बस साथ साथ लिखते जाए। बाकी शराज साहब ने अपना मोबाइल नंबर पहले भेजा है, शराज साहब को। शराज साहब ये चीजें आप भेजते जाए साथ साथ, ये जो चीज लिखी है ना, ईमेल अपना भेजें, डिले नहीं करना, ईमेल भेजें जल्दी से। ईमेल आपके पास इंटरनेट है ना अभी? चलें जी, आपको एक मैसेज आया होगा आपके ईमेल पे, वो बताएं। और मोस्ट लाइकली मैसेज हो सकता है आपकी इनबॉक्स में ना आए, ये स्पैम वगैरह में आएगा, ठीक है ना, जंक वगैरह में। जी शायद भाई जंक में या स्पैम में देखना है। उसकी वजह ये है कि ये सिस्टम जनरेटेड जितनी भी ईमेल्स होती है ना, उनका जो ओटीपी वगैरह आता है ना, वो ऑटोमेटिकली वहां पे आपके स्पैम या जंक में जाता है। वेरीफाई किया, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद इनका नेम हमने लिखना है। भाई अपना फुल नेम बताएं जल्दी से, लिख के। शराज अहमद खान यही है? अच्छा जी। शराज साहब अपने नाम के बाद जी आप बताइए फादर नेम, टाइप करते जाए ना। जी सर। जी सीएनएसई बताएं। 15 चीज तो दो। यार लिख के भेज दो ना, वो फिर ओके सर, ठीक है, जल्दी से ठीक लिख है। दो। अब ये एक चीज नोट कर लें कि यहाँ पे लैंडलाइन नंबर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम इनका मोबाइल नंबर ही देंगे, ठीक है। शाबाश, मोबाइल नंबर भी दोबारा से बल्कि लिख दो दोबारा से, अगर फिर से है तो बेहतर है, नहीं है तो फिर मोबाइल नंबर दे दो दोबारा से। जी जी रिकॉर्डिंग आपको बिल्कुल मिल जाएगी। राना साहब आपके सवाल को मैं एड्रेस करूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्लास के एंड पे। दो जी रजिस्टर किया जो ही अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन का रजिस्टर कर दिया। अब इनको एक ईमेल मिली होगी, ठीक है। ईमेल के अंदर इनके क्रेडेंशियल होंगे। क्या क्रेडेंशियल होंगे? एक यूजर नेम होगा और एक पासवर्ड होगा। तो कह रहे भाई ये दोनों चीजें जल्दी से भेज दें, यूजर नेम और पासवर्ड भी, ठीक है, ताकि आपको इसका इंटरनल इंटरफेस दिखा दूं। और ये पोर्टल सिर्फ पार्टनरशिप बनाने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि आपकी जो परवीनल डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आपका सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन है, उनके साथ रजिस्ट्रेशन के लिए भी यही पोर्टल यूज होता है। नए बिजनेस को सोशल अपना सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड करने के लिए, या फिर आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ रजिस्टर्ड करने के लिए भी यही पोर्टल यूज होता है, ठीक है। बस शराज साहब क्लास के बाद आपने पासवर्ड बदल लेना है। उसकी वजह यह है कि अभी तो आपने भेज दिया है, कई लोगों ने अपना नहीं बनाना, लेकिन उनकी कोशिश होनी है कि आपके वाला यूज करके इस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। लीजिए जी, ये इंटरफेस है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है तो यहाँ पे आना है, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपने कोई बिजनेस वगैरह की एप्लीकेशन दी है वो यहाँ पे आ रही होगी।
ऑनलाइन भी आपको सर्टिफिकेट साथ मिलता है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स यहाँ पर क्लियर भी हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका सिंपल सा इंटरफेस। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाऊं तो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले नई पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्टर करना है, तो कहता है यहाँ पे click करो। मैंने कहा यार नई पार्टनरशिप बिजनेस तो रजिस्टर नहीं करना, ठीक है। कहता है नया बिजनेस रजिस्टर्ड आपने नहीं करना, तो देन आप और क्या कर सकते हो, इस पोर्टल पे आके रजिस्टर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है, विद द परवीन डिपार्टमेंट। ये दो काम आप इस पोर्टल के जरिए कर सकते हो। आप परवीन डिपार्टमेंट से क्या मुराद है, मैं लेट्स सपोज अभी इनका न्यू पोर्टल आपको फ्रेश 0 मीटर पोर्टल दिखाना है। मैं आपको अपने पोर्टल पे जाके लेट्स सपोज दिखाता हूँ। liquid rana one road in अच्छा जी, लेट्स सपोज ये पंजाब का पोर्टल है। इसमें एक चीज आपको एक्स्ट्रा नजर आ रही होगी, अगर मैं इधर आके दिखाऊं, ये देखें यहाँ तक तो ये बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड पे छोड़ दें, ये न्यू रजिस्ट्रेशन और ये चीज तो सेम है, लेकिन ये पंजाब में ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक है। ये आपको सिंध वाले पोर्टल में नजर नहीं आ रही, ठीक है। यानी कि सिंध में अगर आप रजिस्टर्ड करेंगे तो सिंध वालों ने अभी अपने आप को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट नहीं किया। आपको एनटीएन नहीं मिलेगा, आपको एनटीएन अलग से लेना पड़ेगा। एनटीएन कैसे लेना है ये अभी मैंने नहीं बताया, ये बताना पार्टनरशिप का एनटीएन लेने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ आपने जो काम करना है ना, वो बिजनेस को रजिस्टर्ड करना है। एनटीएन एक मिल रहा है वो एक्स्ट्रा, पंजाब में बाकी सूबों में एनटीएन आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्रोच यूज होती है जिसके जरिए आप बिजनेस को रजिस्टर करते हो, 7 स्टेप अप्रोच है यहाँ पे अगेन। लेकिन ये पोर्टल थोड़ा सा उससे बेहतर नहीं है, क्यों, इन्होंने यहाँ पे गलती की हुई है। यहाँ पे तो ये ठीक है, यहाँ पे ये होना चाहिए, ये वाली चीज जरूरत नहीं है, ये वाली चीज जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी पॉइंट के अंदर कवर हो जाता है। ये इन्होंने कहीं गलती से दोबारा लिख दिया है। तो आपने नंबर 1 पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना होता है कि आप काम करना क्या चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे उसने मैंने क्लिक किया जी मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ नई पार्टनरशिप। तो कहता है भाईजान इसके लिए सबसे पहले तो याद कर लो पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसको आपने पढ़ना। दूसरे नंबर पे उसने कहा सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर करना है, तो एफबीआर के पोर्टल पे चले जाओ। उसको ये लगा कि हो सकता है कि आपको सोल प्रोप्राइटर का नहीं पता, आप ऐसे ही आ गए हो वो पार्टनरशिप को रजिस्टर करने के लिए। दूसरे लम्हे में उसने कहा हो सकता है कि आपको सोल प्रोप्राइटर का भी नहीं पता, हो सकता है आपको कंपनी का भी ना पता हो। उसने कहा सिंगल मेंबर कंपनी एक होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, आगे चल के बताऊंगा क्या क्या है। तो कहता है वो बनानी है तो ई सर्विसेज के पोर्टल पे चले जाओ, वो भी उसने लिंक दे दिया, इस पे भी हम आएंगे, ठीक है। फिर उसने कहा ज्यादा डिटेल चाहिए तो मोड पे क्लिक कर लो, यहाँ पे भी मैं नहीं जा रहा, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है जी, ये बिल्कुल मेरी यही रिक्वायरमेंट है, मुझे नेक्स्ट कर। जब नेक्स्ट किया तो इसके सामने आपको एक 7 स्टेप अप्रोच नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा ये वाली अभी इन्होंने चीज ऐड की है, अभी इनके बाद ही कहीं, पहले ये वाली चीजें नहीं आती थी रजिस्ट्री और पार्टनरशिप, बस ये 7 स्टेप्स लिखे हुए आते थे ये, ठीक है। अब ये 7 स्टेप्स को अगर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, इनको फिल करना होता है, या जो जो इधर लिखे हुए कॉलम आ रहे होते हैं, या अपलोड कुछ चीजें करनी होती हैं, ये जब चीजें आप फिल करके इसको सबमिट कर देंगे, फीस जमा करवा देंगे, तो आपका समझो पार्टनरशिप का जो काम है वो मुकम्मल है। लेकिन अब इसके लिए अगर मैं ये सारा फॉर्म आपके सामने भरूंगा तो हो सकता है कि मेरी ये वाली क्लास भी गुजर जाए और अगली क्लास भी गुजर जाए। तो मैंने 1-2 फॉर्म ऐसे आपके लिए डमी स्टूडेंट्स के लिए ये अलग से बना के रखे हुए हैं, ठीक है। इनमें से एक आधा फॉर्म में आपके सामने जो फील्ड है वो खोल के दिखाता हूँ ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले आपने बिजनेस का नाम लिखना होता है, ठीक है। जो बिजनेस आप कर रहे हो या बिजनेस करने जा रहे हो उस बिजनेस का आपने नाम लिखना। कुछ लोग कहते हैं सर ये वाला जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये वाला मैसेज, ठीक है, ये MS/। आप ये बताएं डिफरेंट जगहों पर जब आप फॉर्म फिल करते हैं आपको पता होगा वहां पे क्या लिखा होता है, मिस्टर। जब आप अपने लिए फिल करते हो कहीं पे मिस्टर, या आप फीमेल हैं तो मिस या मैडम व्हाट्सएवर। इस तरह जो बिजनेस एंटिटीज हैं उनके लिए ये मैसेज का जो वर्ड है ये फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है जी। दूसरे भी रजिस्टर कर सकते हैं, उमर गुलजार साहब, मैंने यही तो स्टार्ट में बताया कि ये पोर्टल जो है किस मकसद के लिए यूज होता है, मैंने आपको सब बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने बिजनेस का नाम रखना है, जो आप अपने बिजनेस का पार्टनरशिप का नाम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि ये बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पे अगर कोई इंजीनियर हुआ तो आपको बेहतर बता सकता है कि ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ये फर्क क्या, लेकिन आपको मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो इंडस्ट्री एक ऐसे मैकेनिकल प्रोसेस का नाम है जिसमें सॉर्ट ऑफ आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, चीज़ों को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको इंडस्ट्री बोलते हैं। जो इंडस्ट्री नहीं है उसके अलावा जो भी है वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है। यानी कि आप बता रहे हो कि ये जो बिजनेस है, ये जो ऊपर मैंने बिजनेस का नाम लिखा है ये वाला इंडस्ट्रियल है,
या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है। तो नाम से आप देखो या नाम से नहीं काम से आप देखो, हम कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहा है कि हम चीजों को कन्वर्ट कर रहे हो किससे, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में तो नहीं कर रहा है। सॉफ्टवेयर फर्म कौन सी होगी, कमर्शियल होगी, ठीक है, इंडस्ट्री तो नहीं है ना। Shit. एक मिनट जी, पोर्टल गलती से बंद हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे ये आप देख लें, आपने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं। आपने कहा कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है, वो बताओ। फिर बिजनेस सेक्टर्स होते हैं, बिजनेस सेक्टर्स ये वाले बैक एंड पे एफबीआर के साथ लिंक हुए हैं, ठीक है। बल्कि मैं यूं अगर कह लूँ कि जब हम सोल ऑपरेटर को रजिस्टर कर रहे थे तो मैं कह रहा था कि हमारा काम क्या है वो बताओ, ये वही वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आप कहें कि सर आपने अदर कंस्ट्रक्शन शो किया, अदर कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन, और ऊपर आपने ये लिखा हुआ है। भाईजान ये गलत हुआ, वो सही हुआ, मैंने आपको कहा था ये डमी एप्लीकेशन मैंने बनाई है। अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन का क्या काम है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक एक्टिविटी खुल जाएगी। अब मुझे तो मैं ढूंढता ही रहूंगा, ये देखिए यहाँ पे अगर आऊंगा ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट। तो फिर आसान सा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे लिखूँ एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन का वर्ड यूज करूँ, ठीक है। जब मैंने एजुकेशन का वर्ड यूज किया तो इसने मुझे बता दिया कि भाईजान एजुकेशन किस किस तरह की हो सकती है। इसने मुझे बता दिया है कि आप मुझे बताएं भाईजान आपकी एजुकेशन प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है। सेकेंडरी एजुकेशन में आगे ये देखें, सेकेंडरी में भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, जनरल सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है, हायर एजुकेशन है, ठीक है, हायर एजुकेशन में आगे कोई क्लासिफिकेशन है। जब मैं इसमें बगौर देखो तो इसमें आपने डिडक्टिव अप्रोच लेके चलना। डिडक्टिव अप्रोच से क्या मुराद है, आपने कहना है कि अच्छा ये वाली जो चीज़ है ये यार प्राइमरी तो हम काम नहीं करते, ये प्राइमरी कोई एजुकेशन नहीं है, सेकेंडरी एजुकेशन भी सॉर्ट ऑफ नहीं है, ठीक है, जनरल सेकेंडरी एजुकेशन नहीं, टेक्निकल एंड वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ये है, ठीक है। आप कहें यार ये वाली एक्टिविटी हमारी बन रही है, ठीक है, ये चूज कर लें। आप कहते हैं ये भी नहीं बनती, उससे अगली देख लें, वो नहीं बनती, उससे अगली देख लें। यानी कि यहाँ पे आपने बिजनेस सेक्टर डिटरमिन किया कि हाँ हमारा काम क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आके आ जाता है फर्म एड्रेस। लेकिन एक चीज इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो स्टार लगा होता है ना, ये स्टार, ठीक है, इसके बारे में नोट फरमा लें। ये स्टार का मतलब ये होता है कि जिस पे ये स्टार लगा हुआ है ये इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, ये चीज आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। सॉरी सर, अस्सलाम वालेकुम। और सलाम। सर जी ये चीज़ मैंने पूछनी थी, जैसे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के आगे आप आगे बिजनेस सेक्टर में आके, तो मैंने एक बनाई थी कंपनी एक दोस्त की ना, तो उसने उसने रखना था अपना जो प्रोफेशनल है, जैसे उसमें आता है टैक्स में इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। हेलो। मैं सुन रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन करें ना। जी जी, उसमें इंपोर्टर एक्सपोर्टर नहीं आ रहा होता, उसमें सारे ही वो मैन्युफैक्चरर के हेड में जा रहे होते हैं, तो उसको क्या करेंगे। मैंने तो जो समझ थी एक दो बंदे ये से आपका पूछा पर्सनल क्वेश्चन है, तो जी विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक नहीं है, मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है। या मैं से इंडिविजुअली पूछ लीजिएगा या जब उस टॉपिक पे पहुंचेगा तब पूछिएगा। अभी विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा एसओपी भी है, अगर आपका इधर उधर का क्वेश्चन हो तो प्लीज बाकी क्लास का वो फोकस ना खराब किया करें, ठीक है। पर्सनली आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। लेकिन लंबे लंबे वो मैसेज वो ना भेजिएगा प्लीज। आप कहें जी आप अवेलेबल हैं, मैंने कॉल कर लिया, मैं आपको कहूँगा कॉल कर, ठीक है, मैं अवेलेबल होता हूँ। अच्छा जी, फर्म एड्रेस, ये क्लास के बाद आप कॉल कर लीजिएगा मुझे। फर्म एड्रेस में आपने यहाँ पे कहता है प्लीज नोट दैट लोकल एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस इमीडिएटली। आपका जहाँ से बिजनेस रन होना है, मेन जो हेड ऑफिस आपने बनाना है उसका एड्रेस तो मैंडेटरी आपने देना, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि पोर्टल कौन सा खुला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, ठीक है, यानी कि पंजाब में मैंने बिजनेस करना है। तो यहाँ पे जो मैं अपना बिजनेस का एड्रेस डालूंगा, इसमें सारे प्रोविंसेस और जो डिटेल्स आ रही होंगी वो सिर्फ पंजाब की आ रही होंगी। मैं अगर सिंध का कोई प्रोविंस यहाँ पे ढूंढना शुरू कर दूँ तो ये बेवकूफ़ी है। तो यहाँ पे फिर सिंध का पोर्टल मुझे खोलना पड़ेगा, फिर इसका मतलब है कि मैं सिंध में बिजनेस कर रहा हूँ। इस पोर्टल का मतलब ये है कि मैं पंजाब में बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे अपना वो बिजनेस बताना है कि कहाँ पे हो रहा है। इसमें आपको पता है बिजनेस वो एफबीआर में बताया था। आप बताओ कि ऑफिस नंबर क्या है, ठीक है, वो कौन सी जगह है, ठीक है, एरिया कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील टाउन कौन सा है, सिटी कौन सा है।
ये चीजें आपने बतानी है अपने एड्रेस को तोड़ तोड़ के, तो ये वाला एड्रेस आपका फाइनल ये लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने एक और वार्निंग दे दी, उसने कहा एक बात याद रखो कि वो वाला एड्रेस होगा जो आपके सर्टिफिकेट पे शो है। सर्टिफिकेट कैसा होगा ये भी आगे देखेंगे। अच्छा जी, फिर ये जो एड्रेस है ये जगह किस तरह की है, क्या मतलब किस तरह की जगह है, क्या कि ये कोई इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, ये कोई जगह आपकी रेजिडेंशियल है, यहाँ पे आप वो कैटेगरी बताओगे कि वो किस तरह की जगह है। ठीक है, आपने यहाँ पे ये डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं, यहाँ से आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। जब आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद आपने बताना है जो यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया कि उसकी सब कैटेगरी बताओ। ठीक है, सब कैटेगरी रेजिडेंशियल मैंने कहा, कहता है ये अपार्टमेंट है, बैंगलोर कैबिन है, क्या चीज़ है, मुझे वो बताना है इसको। ठीक है, वो बताने के बाद वो कहता है कि ऑनरशिप कैपेसिटी ऑफ ऑफिस प्लेस, इस ऑफिस को जो एड्रेस आप दे रहे हैं आपकी फर्म किस कैपेसिटी में रन करती है। ये याद रखिएगा, नंबर 1 पे ये गौर फरमा रही है बिजनेस एंटिटी, यानी कि मैं बिजनेस की डिटेल्स दे रहा हूँ। बिजनेस की डिटेल्स में बिजनेस का नाम दिया, ये एस्टेब्लिशमेंट का बताया, एड्रेस का बताया, सेक्टर का बताया, तो यहीं पे मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त, क्या बता रहा हूँ कि ये वाली जो जगह है ये किस तरह की होता है, उसकी सब कैटेगरी बताई। इसको ऑन हम करते हैं नहीं करते, मैंने कहा नहीं हम ऑन नहीं करते एफबीआर की तरह, फिर इसमें अगर ऑन नहीं करते तो 1% शेयर है। डेट ऑफ एक्वायरिंग, किस दिन हमने ये रेंटल एग्रीमेंट किया, ठीक है, वो वाली चीज लिख लो। ठीक है, वो वाली चीज लिख ली, यहाँ भी सिंपल आपने सिलेक्ट करना होता है। ठीक है ना, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने लैंडलाइन नंबर लिखना है, ये लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, लेकिन ये देखें कि ये मेरा नंबर नहीं है, ये ऑफिस का नंबर बताया जा रहा है, फैक्स नंबर भी ऑफिस की बताई जा रही है, ईमेल एड्रेस भी अगर मैंने पर्सनल लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब ये मेरा नहीं। ठीक है, वेबसाइट है, ये भी फॉर्म किया जो भी अगर लिखी हुई होगी। ठीक है, अदर डिटेल्स, सेल टैक्स नंबर, भाई ये तो ऐसे बंदा है कि आप बच्चा पैदा नहीं हुआ, आप कहते हो भाई उसका नादरा में हम इंदराज करवा दें, अभी तो बिजनेस हम बना रहे हैं, सेल टैक्स में तो बाद में रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, तो ये वाली मजाकन उन्होंने बात लिख दी है। ठीक है, क्योंकि ये पोर्टल बनाने वाला बंदा या जिस बंदे ने इसको पोर्टल बनाने वाले को चीजें दी तो शायद उसको भी ये पता नहीं था कि यार सेल टैक्स नंबर तो बाद में अलॉट होना है, अभी तो बिजनेस रजिस्टर्ड होना है, तो ये वाला आपने खाली छोड़ देना है। ईओबीआई नंबर भी बाद में अलॉट होना है, ये भी खाली छोड़ देना है। ये देखिए ये डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये बिजनेस कब से आप शुरू कर रहे हो या किस दिन सेटअप किया जा रहा है, इस दिन को किया जा रहा है। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म एट पर्टिकुलर, एट विल और स्पेसिफाइड पार्टनरशिप। ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड करूंगा तो यहाँ पे मुझे रेजोल्यूशन डेट लिखनी पड़ेगी, ये एट विल कर दूंगा। एट विल किया तो यहाँ पे आप देख लें वो डेट नहीं लिखी, आपने ये डेट तो लिखी हुई है, ये भाई स्टार्ट डेट लिखी हुई, बिजनेस किस दिन से स्टार्ट है। ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड से करूँ तो यहाँ पे रेजोल्यूशन डेट लिखनी है। ठीक है, यानी कि किस दिन मेरा बिजनेस बंद होगा, यहाँ से वो जो भी आपकी डेट है, यहाँ से आप अपने साल सेलेक्ट कर लो, जो भी साल है, डेट सेलेक्ट कर लो, मंथ सेलेक्ट कर लो। ठीक है अच्छा जी, यहाँ तक का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। इस पेज के अंदर कोई क्वेश्चन? सर डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में हम पुरानी डेट भी दे सकते हैं। जी, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में पुरानी डेट भी दी जा सकती है अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस रजिस्टर किया जा रहा है। नहीं वो पुरानी देखो, बेसिकली इफेक्टिव जो आपके पार्टनरशिप डीड पे लिखी हुई है ना, आप उसी को फॉलो करोगे। ठीक है, और अगर पुरानी आप लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि पुरानी डेट से इफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन इस सेल्फ इस पोर्टल पे आपने वो डेट लिखनी है चाहे आप पुरानी डेट लिख रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली अगर पुराना आप काम कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली पहले कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होगा। अगर आप कहते हैं नहीं वो अनरजिस्टर्ड या मैसेज चला रहे थे, ठीक है, तो फिर आप पुरानी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मसला नहीं, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप जिस दिन इसको, आज मैं रजिस्टर करवाता हूँ एक पुराने बिजनेस को, मेरा तो मैं यही समझूंगा कि बिजनेस को वैल्यू करके मैं लिखूं कि ये बिजनेस इतना है, इस तरह का है, ये बंदों की और इस दिन से एग्रीमेंट किया जा रहा था कि एक फ्रेश एग्रीमेंट हो जाए। सर आप मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, नहीं नहीं स्क्रीन जो है ना वो शेयर हो रही है। ठीक है, आज डेट में कोई और रजिस्टर कर सकते जी, वैसे रजिस्टर आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट, जब सेव एंड नेक्स्ट किया आपने तो ये वाला जो फर्स्ट वाला टैब है ये हमने मुकम्मल कर लिया। सेकंड टैब में आके आपने पार्टनर्स की डिटेल दी है। पार्टनर कौन होते हैं? पार्टनर वो लोग हैं जो आपके बिजनेस में या बिजनेस करने जा रहे हैं। ठीक है, जब बिजनेस को रन करेंगे, ठीक है, आप पार्टनर्स की मैंने डिटेल देंगे। पार्टनर आप कौन कौन हो सकता है? लोकल पार्टनर भी हो सकता है। लोकल पार्टनर से क्या मुराद है? पाकिस्तानी लोग। ठीक है, पाकिस्तानी कोई भी बंदा, उसकी बात हो रही। ठीक है,
या कोई फॉरेन पार्टनर हो सकता है। फॉरेन पार्टनर से क्या है, कोई फॉरेनर, ठीक है, या फिर फॉरेनर नहीं है आप कह लें, तो फिर कौन बंदा हो सकता है, कोई लोकल कंपनी पार्टनर हो सकती है। यानी कि कोई कंपनी चाहे तो वो भी एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एंटर हो सकती है, ठीक है, वो भी नहीं है। कोई फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, लोकल कंपनी नहीं है तो फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। यानी कि इन चारों में से पार्टनर कोई भी दो लोग मिलके, यानी कि ये दो लोग या फिर ये दो लोग या फिर ये दो लोग, या जो भी आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं, मैं तो लोग वैसे जानते हैं, ये पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। दो बने, तीन बने, चार कॉम्बिनेशन बना लो, या चार लोग मिल जाओ, जैसे भी आपने पार्टनर जो भी सेट करने हैं वो हो सकते हैं। अच्छा आप बताएं कि इनमें फिर सर फर्क क्या है। भाई जैसा पार्टनर होगा, पार्टनर के अकॉर्डिंग उससे डिफरेंट तरह की डिटेल लें। क्या मतलब है, अगर लोकल पार्टनर होगा तो उससे हमें कोई डिटेल ज्यादा लेनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ, ये मैं डिटेल दी हुई है, फॉर लोकल पार्टनर की डिटेल मुझे लोकल पार्टनर के मतलब मैं जब भी वैसे क्लिक करूंगा ना तो नीचे ये सारे कॉलम ब्लैंक होंगे, ये मैंने फिल किए होंगे। मैंने कहा सबसे पहले नंबर 1 पे बताना है कि ये लोकल पार्टनर है या कोई फॉरेन पार्टनर है, जो भी है। तो मैंने यहाँ पे लोकल क्लिक किया तो यहाँ पे हेडिंग पे लोकल पार्टनर लिखा, ये लिख रहा है कि सबसे पहले ये अडल्ट पार्टनर है, ठीक है, अडल्ट पार्टनर या फिर माइनर है। अच्छा वैसे तो आप कहें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका माइनर होता है वो एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप में आप लोग जानते हैं फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट्स उसको एंटर किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि माइनर तो नहीं है, और माइनर है तो वो और डिटेल्स लेगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा नहीं जी ये तो अडल्ट है, ठीक है। जब मैंने अडल्ट पे क्लिक किया तो उसने सारी की सारी डिटेल्स, उसने कहा मुझे सबसे पहले बताओ प्रीफिक्स में मिस्टर है, मिस है, मैडम है, जो भी आप वो बताओ। मैंने वो बता दिया। देन आपने फर्स्ट नेम बताया, लास्ट नेम बताया, रिलेशन बताया, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, जेंडर बताया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताई, CNSE नंबर बताया, ठीक है। उसके बाद CNSE नंबर के बाद आपकी CNSE की इश्यूएंस डेट बता दी, CNSE की एक्सपायरी डेट बता दी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फर्म बता दी, शेयर होल्डिंग बता दी, ठीक है, ईमेल बता दी। अब ये जो चीज दी जा रही है फर्म की नहीं दी जा रही, सोल प्रोप्राइटर में तो वो तो एक बंदा होगा। फिर ये समझो कि आप एक नया पार्टनर ला के उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो आप कर सकते हो। अच्छा फिर उसके बाद ये जो ईमेल एड्रेस है ये मेरा है, ठीक है, ये NTN मेरा है तो दे दो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, अगर है भी नहीं भी मैंने दिया तो खैर है, ठीक है। रिलीजन बता दिया, ठीक है। क्या ये बंदा प्रिंसिपल ऑफिसर तो नहीं है। अब हु इज प्रिंसिपल ऑफिसर, याद रखिएगा जिस तरह से कंपनी के अंदर चीफ एग्जेक्टिव होता है, चीफ एग्जेक्टिव कौन सा होता है, वो बंदा जो कंपनी को समझो सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं लीड कर रहा होता है। इस तरह पार्टनरशिप के अंदर जो मेजर स्टेक होल्डर होता है, जो मेजर इन्वेस्टर होता है, जो मेजर शेयर होल्डर होता है, वो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, ठीक है। तो क्या ये बंदा प्रिंसिपल ऑफिसर तो नहीं है। मैंने कहा जी ये प्रिंसिपल ऑफिसर है, या कहूँगा नहीं है, नहीं है तो कहेगा ठीक है फिर भी मसला नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, ये जो पार्टनर जिसके ऊपर डिटेल्स दे रहे हो इसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, कहाँ से इसने वो कौन सा नंबर यूज करता है। मैंने कहा ये फलाना वाला नंबर है, सर्विस प्रोवाइडर मोबाइल लिंक है, ठीक है। ये राइस पजीर कहाँ पे है, ये एड्रेस लिख दिया, ठीक है। अब ये देखें पोर्टल तो पंजाब का है लेकिन एड्रेस मैंने इस्लामाबाद का अपना दे दिया। यही वाला हाउस नंबर क्या है, कम्प्लेक्स क्या है, एरिया क्या है, प्रोविंस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील क्या है, सिटी क्या है, वो लिख दिया। फिर उसके बाद ये जो एड्रेस मैंने ऊपर साल लिखा उसको इसने ये यहाँ पे कंप्लीट करके लिख दिया कि भाई ये आपका एड्रेस बनता है। टाइप ऑफ प्लेस, ये वाली जो प्रॉपर्टी ऊपर जिसका एड्रेस लिखा है ये किस तरह की प्रॉपर्टी है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर देन यहाँ पे ये नीचे मांगता होता है परमानेंट एड्रेस भी, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस जो है मैंने कहा जी सेम एज अबाउट, मैंने वही जो ऊपर एड्रेस लिखा है प्रेजेंट एड्रेस उसी को कॉपी पेस्ट मार दिया, यानी कि एक टिक किया, मेरे एक टिक करने से उसने मेरा परमानेंट एड्रेस भी लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी अभी परमानेंट एड्रेस में लिखा हुआ टाइप ऑफ प्लेस, ठीक है। अब परमानेंट एड्रेस के बारे में बता रहा है क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ एक्वायरिंग द प्लेस, इस जगह को मैंने कब लिया, यहाँ पे ये जो पार्टनर है इस पार्टनर का CNSE फ्रंट एंड CNSE बैक साइड दोनों को आपको अपलोड करना है। मैक्सिमम साइज 500 KB हो और उसका फॉर्मेट JPG, ठीक है, ये होना चाहिए PNG वगैरह, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने ऐड करना हो तो यहाँ पे चूज पे क्लिक करके उसको सिंपल सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट कर लेते हो, सेलेक्ट करने के बाद जब ओपन करते हो तो वो अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने सिंपली ये करना है, ठीक है, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। क्योंकि अपलोडेड है तो यहाँ पे चूज फाइल कर रहा है, वरना अदरवाइज यहाँ पे चूज के साथ अपलोड का बटन भी होता है, लेकिन मैंने क्योंकि पहले अपलोड कर रखा है तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको CNSE शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह CNSE बैक भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर ये भी रीसेट पे मैं क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है, रीसेट पे करूंगा तो सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी।
लोकल पार्टनर्स के मतलब कोई बंदा आपको पूछे यार मैंने पार्टनरशिप बनानी है, तो आप कहोगे पिछली चीजें तो पूछनी ही पूछनी है, आपने अपना एक डॉक्यूमेंट बनाना है। मिसाल के तौर पे जिस तरह यहाँ पे था, ये सवाल भी उससे पूछने हैं, नाम मुझे बताओ, अच्छा कमर्शियल, अच्छा काम करेगी क्या, ये इंडस्ट्रियल कमर्शियल उससे नहीं पूछना, वो परेशान हो जाएगा। काम क्या करेगी, इससे ये दोनों चीजें लिख लोगे, एड्रेस पूछ लोगे, ठीक है। एड्रेस के बाद आप ये वाली चीज पीरियड पूछ लोगे, पीरियड के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, आप पार्टनर की डिटेल्स लोगे। वो कहेगा लोकल है, आपको अच्छा लोकल पार्टनर है, मुझे ये डिटेल चाहिए, वो कहता नहीं फॉरेन पार्टनर है, तो फॉरेन पार्टनर के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे क्लिक किया, ये चीजें नीचे ओपन हो गई। फॉरेन पार्टनर में वो कहता है नेम ऑफ पार्टनर बताओ, इसकी शेयर होल्डिंग कितनी है वो बताओ, ठीक है। पासपोर्ट नंबर इसका क्या है वो बताओ, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है वो बताओ। यानी कि ये बंदा पाकिस्तान में मौजूद है और इसका पासपोर्ट एक्सपायर होने में कितना टाइम है वो बताओ। क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है, ये जो स्टैम्प पेपर कर रहा है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इसने यहाँ पे आके स्टैम्प पेपर को, उन डीड्स को साइन किया है, ठीक है। ये इंश्योर करना चाह रहे हैं। वीजा की कॉपी अपलोड करो, वो भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करो, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर अपलोड करो, ठीक है। ईमेल एड्रेस अपलोड बताओ, ठीक है। फॉरन जो एड्रेस है वो बताओ, लोकल एड्रेस बताओ। ये दो चीजें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये नीचे वाली दो चीजें मैंडेटरी हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने ऐड पे क्लिक कर देना। फॉरेन पार्टनर के केस में एंड लोकल पार्टनर के केस में डिटेल्स में फर्क था, शायद आपने नोटिस किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, ठीक है। दोनों में फर्क है जी। ये सेकंड पार्टनर, मैं फॉरेन पार्टनर की बता रहा हूँ, जो भी पार्टनर होगा ये मैटर नहीं करता। एक पार्टनर की आप डिटेल डालेंगे, मैं मिसाल देता हूँ, आपने फॉरेन पार्टनर लिखा ना, इसकी डिटेल्स डाल के आपने सिंपल ऐड का बटन दबाना। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो पार्टनर्स को ऐसे ऐड करके ऐड कर रखा है, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने फिल कर लेता हूँ यार, रुको, बल्कि वो फिर मुझे कहेगा पासपोर्ट दो, क्योंकि इनका इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो वो मैं अपलोड करूंगा, पासपोर्ट वगैरह नहीं दूंगा तो वो अपलोड ही, वो प्रोसीड ही नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ये सारी चीजें प्रोवाइड करके जो ही मैं ऐड का बटन दबाऊंगा ना, तो यहाँ पे एक तीसरी लाइन आ जाएगी, यहाँ पे सीरियल नंबर 3 लिखा होगा, उस बंदे का नाम लिखा होगा, शेयर होल्डिंग लिखी होगी, सीएनएसी लिखा होगा, ज्वाइनिंग डेट, प्रिंसिपल ऑफिस, टाइप ऑफ पार्टनरशिप और एक्शन, एक्शन में एडिट का बटन होता है ना, ठीक है। ये सारी चीजें लिखी होती है, ठीक है। इस तरह अगर लोकल कंपनी है, लोकल कंपनी के बारे में कोई डिटेल्स है, समझ गए सर जितने जी, आपको 1 बाय 1 हर पार्टनर को ऐड करना होगा। यहाँ पे आके फिर अगर आपकी लोकल कंपनी है, बताओ कि वो कंपनी किस कानून के तहत रजिस्टर्ड है। इसमें वो एनजीओ को भी कंपनी के तौर पे लिया जा रहा है, ठीक है। आप ये देखें, आपके ट्रस्ट को भी एनजीओ लिया जा रहा है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, वो जो एनजीओ होती हैं उनको भी पंजाब ट्रस्ट एक्ट के तहत, वॉलंटरी सोशल वेलफेयर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। इसमें सिर्फ पंजाब ट्रस्ट एक्ट को इसलिए लिया है क्योंकि ये पंजाब का पोर्टल है, सिंध का खोलोगे तो सिंध ट्रस्ट एक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके वो सीएनएससी CUIN नंबर क्या है, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब जो कॉर्पोरेशन नंबर होता है, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है, जो कंपनीज होती हैं, जैसे हमारा CNSC होता है, कंपनीज का यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल कॉर्पोरेट यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये कंपनी का सॉर्ट ऑफ CNSC होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो आगे कंपनी का नाम क्या है वो बताओ, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताओ, एनटीएन कंपनी का बताओ, कंपनी का एड्रेस बताओ, डेट ऑफ पार्टनरशिप किस दिन ये कंपनी पार्टनरशिप का हिस्सा बनी वो बताओ, शेयर ऑफ परसेंटेज, शेयर होल्डिंग बताओ, ठीक है। फिर आप कंपनी खुद से तो पार्टनरशिप डीड को साइन नहीं कर सकते, 9-10 पार्टनर का शेयर है, आपने खुद शेयर जी, मैंने अपनी मर्जी से रखा है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फॉर्म फिल किया हुआ है 50-50 जो भी चीजें, ये तो म्यूचुअल एग्रीमेंट है ना, देखें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीजें डिटरमिन होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब कंपनी खुद से ये साइन नहीं कर सकती, कंपनी अपना कोई नुमाइंदा, कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी, ये लाजमी तौर पे CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, ठीक है। CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, तो इस CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर की डिटेल्स चाहिए, क्या क्या डिटेल्स चाहिए, या सबसे पहले आप बताओ कि वो CEO है या मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका नाम क्या है, उसका CNSC नंबर क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका रिलीजन क्या है, ठीक है। रिलीजन क्या है, रिलीजन के बाद आप क्या करोगे जी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आप कंपनी का वो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, जैसे हमारा CNSC नंबर होता है,
ये बाकी CNC नंबर भी कहना सही नहीं है। मैं कहूँगा जैसे हमारा बर्थ फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो हमारी सॉर्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एविडेंस है, तो हमारा बताता है कि ये बंदा पैदा हो गया। तो कंपनी का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो क्योंकि कंपनी पार्टनर बन रही है तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपलोड करो। जैसे इंडिविजुअल का हमने CNC अपलोड किया था, ठीक है, इस तरह से कंपनी का भी ये सॉर्ट ऑफ CNC अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, वो अपलोड कर दो। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन अपलोड कर दो, ये भी आगे चल के कंपनी में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर भी अपलोड कर दो, क्योंकि जो डायरेक्टर होता है, जो CEO होता है, वो बंदा डायरेक्टर भी होता है कंपनी का, ठीक है। तो ये देखना चाह रहे हैं रजिस्ट्रार साहब कि जिस बंदे को आप CEO कह रहे हो, क्या उसका नाम आपने डायरेक्टर्स के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए वो कहता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी मुझे प्रोवाइड करो, ठीक है। अपलोड बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर आपके जो बोर्ड है, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, वो इस चीज को ओके करें, किस चीज को ओके करें कि ये फलां बंदा है, इसको हम ऑथोराइज कर रहे हैं, ये कंपनी के बिहाफ पे एक हमारी पार्टनरशिप बनने जा रही है, उस पार्टनरशिप के अंदर ये साइन करेगा, सारे जो काम होंगे ये करेगा, इसकी ये पावर्स हैं, ये ड्यूटीज हैं, वो चीजें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथोराइज कर रहे होंगे, ठीक है, कंपनी के बिहाफ पे। उसके बाद अगर फॉरेन कंपनी होगी, फॉरेन कंपनी के केस में भी उससे पहले पूछेगा क्या कंपनी, आप लोगों से कोई ओपिनियन लेता है आके, यार एक फॉरेन कंपनी है पाकिस्तान में, वो एक बंदे के साथ, किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रही है, तो क्या कर सकती है? आपने कहना है यार कर तो सकती है, लेकिन सबसे पहले उसको SCCP के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहती। तो भाईजान पोर्टल का ये देखो, ये वाला जो कॉलम है, ये मैंडेटरी कॉलम है, आप रजिस्टर्ड हुए बगैर इसको आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि CUIN जो अलाउड करता है, जैसे हमें CNS मुनावरा अलाउड करता है, तो जो CUIN होता है वो SCCP अलाउड करता है। SCCP को बता रहा है जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, तो वो बता दो, कंपनी का नाम बता दो उस फॉरेन कंपनी का, उसका डेजिग्नेशन उस बंदे का बता दो, किस बंदे का, वो बंदा जो बंदा आप फॉरेन कंपनी ऑथोराइज कर रही है, ठीक है, तो साइन वाइन करेगा, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया। फिर शेयर होल्डिंग, फिर पासपोर्ट, और ये शेयर होल्डिंग इस ऑफिसर की नहीं होगी, ये कंपनी की होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने वीजा की कॉपी अपलोड करनी है, ये बंदा ऑथोराइज है, ये बेसिकली पोर्टल ही मान रहा है जिस बंदे को आप ऑथोराइज कर रहे हो वो भी फॉरेनर ही होगा, ठीक है। उसकी पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करो, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है जो कंपनी है वो फॉरेन कंपनी हो, कोई फ्रेंच कंपनी हो, कोई डच कंपनी हो, तो उन लोगों का अब जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, अब हो सकता है जर्मन लैंग्वेज में, अगर जर्मन लैंग्वेज है, जो भी कंपनी है उनकी अपनी लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो कहते हैं हमें तो चाहिए इंग्लिश में, आप इंग्लिश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोगों ने हो सकता है सवाल पूछो कहाँ से कन्वर्ट कराना है, भाई ये जो ऑथोराइज कोई वो जो होते हैं ट्रांसलेटर होते हैं, उनसे करवा लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मसला है नहीं, लेकिन ट्रांसलेटेड होना चाहिए, ठीक है, कि फलां जगह से ट्रांसलेट करवाना है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी अपलोड करना है, मेमोरेंडम आर्टिकल अपलोड करना है, एंड बोर्ड रेजोल्यूशन को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अगेन ये भी एक पार्टनर ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से पार्टनर ऐड होते हैं। सर ये जो कोर्ट पार्टनरशिप का है, तो इसमें कंपनी की ऑप्शन क्यों है? मेरे प्यारे दोस्त ईशान साहब, ये जो कंपनी है, ये एक मैं ऐसे ही मिसाल देता हूँ, आप कहें कि मैं और मेरा भाई एक बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन हम इसको ना डॉक्यूमेंटेशन के साथ या कोई एक एग्रीमेंट के साथ करना चाह रहे हैं। आप दोनों भाई हो तो एग्रीमेंट की क्या जरूरत है? एक मैं बात कर रहा हूँ एक वैसे आसान समझाने के लिए। आप कहोगे कल को हमारा अगर मसला मसाला होता है, कोई फटा होता है, तो हम आप उसकी चीजों को डिटरमिन कर सकें, डिस्कस कर सकेंगे, भाई हमने तो इन प्रिंसिपल पर डिसाइड किया था। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो कंपनी एक पार्टनर के तौर पे आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, इस एप्लीकेशन को तो हम करेंगे आप कल ही कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक आपके जो आज के टॉपिक से सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन ले, लेकिन हैंड रेज करके, क्योंकि फिर एकदम से सारे पूछने लग जाते हैं, तो बाकी सारे लोग अपना हैंड रेज कर लें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, ये ना ऐसे खुद से अनम्यूट नहीं करना, मैं उन लोगों को बोलूंगा जो जो हैंड रेज करेंगे, क्योंकि सब लोग का हक है जो पहले आपसे हैंड रेज करके बैठे, आप अपना हैंड रेज कर दें, सब लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है जी। मोहम्मद असद साहब, सबसे पहले आप पूछें। सर फॉरेन पार्टनर के हवाले से क्वेश्चन है कि पोर्टल रिक्वायर कर रहा है कि फॉरेन पार्टनर का पासपोर्ट नंबर और उसका वीजा की वैलिडिटी, तो क्या इसका ये मतलब है कि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉरेन पार्टनर का पाकिस्तान में मौजूद होना जरूरी है? जी देखें, पार्टनरशिप के लिए सबसे जो गवर्निंग डॉक्यूमेंट है ना पार्टनरशिप का, वो है पार्टनरशिप डीड। ये चीजें कल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। जो पार्टनरशिप डीड होता है ना, उसको ये लोग साइन कैसे करेंगे ये बताओ, और बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है,
आप अब कह सकते हैं वो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देगा, और वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को बैर से वो वाया एम्बेसी वगैरह जो भी चीज़ें प्रोसीजर, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, और वो भेज भी देता है, इवन देन पोर्टल रिक्वायर कर रहा है, ठीक है। आप वो पावर ऑफ अटॉर्नी लगा भी दें, इवन देन आपको उसको पासपोर्ट और वो चीज़ चाहिए, ठीक है। जी सर। जी और कोई क्वेश्चन है सर साहब? सर प्रिंसिपल ऑफिसर के वाले से क्वेश्चन है। जी जी मिसाल के तौर पे एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 4 पार्टनर हैं और उनकी डिफरेंट कैपिटल रेशियो है, कोई 10% है, कोई 20, कोई 30, कोई 40। तो क्या प्रिंसिपल ऑफिसर डेजिग्नेट करने के लिए कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है कि जो नहीं, ज्यादा कैपिटल वो ये बनेगा? डीड के अंदर लिख दिया जाएगा फलां बंदे को हम ऑथोराइज कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिसर कर रहे हैं, ठीक। बाद में वो चेंज भी हो सकता है अडेंडम के जरिए, लेकिन ये बता लें कि ये जब बनाई जा रही है ना, तो समझो कि किसी बंदे को ऑथोराइज कर सकते हैं, कैपिटल का कोई नहीं, वो पार्टनर्स की मर्जी है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अच्छा जी जिशान बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाईजान। सर सवाल ये पूछना था कि जो आपने पहले कहा था फॉर्म 1 में आपको दिखाऊंगा, वो मैनुअल होता है या ये ऑनलाइन वाला था? ऑनलाइन आपको पोर्टल खुद बना के देगा, बना बनाया भी आपको दिखाऊंगा, मैनुअल वाला भी दिखाऊंगा, ठीक वो पूरी एप्लीकेशन का एक पलंदा का एकदम से क्लास के बाद आपको भेज दूंगा कि भाइयों ये लो, ये सारी चीजें, फॉर्म 1, ये पार्टनरशिप डीड, ठीक है, ये फॉर्म 3, वो सारी चीजें कल आपको भेज दूंगा। दूसरा सवाल ये था कि जो रजिस्ट्रार है वो कहीं लोकल फिजिकली होता है, किसी हमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाना है या क्या तरीकाकार? ये जब हम ये फॉर्म फिल पूछना था। करेंगे, जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, पोर्टल आपको खुद बताएगा कि आपका रजिस्ट्रार कहाँ बैठता है। आगे बताओ। ठीक ठीक हो गया। और ये जो ट्रस्ट एक्ट है, ये कंपनी एक्ट है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये हमने वो लॉ पढ़ के सीखना है कि ये एक्ट वगैरह ऐसे हैं? मैंने जो आउटलाइन डिस्कस की थी ना, या शेयर की थी, डिस्कस जी नहीं की थी, शेयर की थी, मैं जी उसके जी अकॉर्डिंग जाऊंगा। मैं एक चीज ठीक हो बताऊं कि सिर्फ आप एनजीओ पे अगर चले जाते हो ना, तो एनजीओ का एक टॉपिक जो है ना, उसके लिए कोई 20 कानून, उनमें से कोई 3-4 हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 20 तो खैर ज्यादा हो गया, मेरे को 10 के करीब कानून है, उनमें से कोई 4-5 मतलब हम ये फॉलो कर रहे होते हैं। हमने पढ़ने हैं, ये हमें पढ़ने पड़ेंगे? नहीं नहीं, जो चीजें सिलेबस में लिखी है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाकी इससे हट के अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है, बाकी ठीक हो गया। अदरवाइज नहीं, ठीक है। सही। आप वैसे मेरे से पर्ची पूछ सकते हैं, लेकिन क्लास में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, देखें सेशन की लिमिटेशन है, अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है डिटेल में हमने बताना भी है सारी चीजें, तो हर चीज तो सही। नहीं हो सकती। जी और कोई मिर्जा साहब क्वेश्चन है आपका जिशान साहब? नहीं सर, ये हमें कहाँ से लेनी पड़ेंगी बुक्स वगैरह, या किस तरह से? उर्दू में पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में? इंग्लिश में, इंग्लिश में, ठीक है। ये मेरे भाई, मैं आपको पूरी कंप्लीट जो है ना क्लास के बाद सारी चीजें आपको भेजूंगा, लेकिन आज नहीं कल, ठीक है, सारी चीजें। जी अच्छा राणा साहब, एक वो जो राणा क्या नाम था, उन्होंने एक लंबा सारा क्वेश्चन पूछा था, भाई अपने आप को म्यूट करें, वो लंबा सारा सवाल अभी आप यहीं पे पूछें। नाज़िम इसहाक साहब, आप क्वेश्चन वैसे बोल के पूछे, ज्यादा अच्छा है, आप पार्टिसिपेट करें, लेकिन आपका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैंने पूछा था कि मेरे फादर का एनटीएन पता नहीं कैसे रजिस्टर हो गया था 2/3/2023 को, ठीक है, रजिस्टर हुआ है, उसका ना कोई पासवर्ड हमारे पास, ना कोई ओटीपी रिसीव हुआ हमें, ना कोई ईमेल एड्रेस है मेरे फादर का, हमारा जो भी बिजनेस है कैश पे है, कोई बैंक के साथ कभी काम नहीं किया, ठीक है। तो अब एनटीएन बन गया है, इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी हमें, लेकिन मुझे अब ये बता दें कि अब जो रिटर्न फाइल करनी है 2/3/2023 के बाद से फाइल करनी है, और अब ये बताएं कि रिटर्न अब इस ईयर फाइल करनी पड़ेगी या नेक्स्ट ईयर फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि एनटीएन 4 भाई चाहे एक दिन पहले रजिस्टर्ड हुए हो, आपको इस साल की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है, सिंपल। अच्छा जी आगे वो ऊपर इन्होंने क्या पंजाब में रजिस्टर्ड होना जरूरी है? नहीं, अगर आपने कंपनी बनाई हुई है, देखें ये तो ऐसे ही है, अगर आप रजिस्टर्ड करवा लें आपकी मर्जी है, आप कहते हैं जी मेरे पास ना मुझे हैवी बाइक बहुत पसंद है, मैं हैवी बाइक पे ऑफिस आना जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं साथ गाड़ी भी लेना चाहता हूँ, कभी कभी बारिश हो जाती है तो मैं गाड़ी पे चला जाऊंगा, भाई अल्लाह ने आपको पावर्स दी है, आप करना चाहते हो कर लो, कोई वजह से आप ले रहे हो, तो यानी कि अगर आप कंपनी बना के बैठे हुए हो, साथ कहते हो मैं पार्टनरशिप करना चाह रहा हूँ, तो आप कर लो, ठीक है, तो आप अपना कर लो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, जब कंपनी कर ली तो कंपनी की जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होती है पूरा पाकिस्तान है, कंपनी बनाने के बाद पूरे पाकिस्तान में काम कर सकते हो, लेकिन अभी देखो ये पार्टनरशिप जो अभी हमने डिस्कशन की है पंजाब में करेगी, अगर आप सिंध का पोर्ट खोल लेंगे वो सिंध में काम करेगी, इसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन डिफाइंड होती है। 2 मिनट में सर हमने बस ये
कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ ये पढ़ा कि पार्टनरशिप, हमारे थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या है, नंबर 1। नंबर 2 पे हमने कहा कि पार्टनरशिप के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाए नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट आपको सिर्फ दिखाई है। नंबर 3 पे मैंने आपको पोर्टल का दीदार करवाया जहाँ पे आपको हमने रजिस्टर करना है, ठीक है। और उसमें से 7 सेगमेंट हैं या 7 स्टेप्स हैं, उनमें से 2 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं और उस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने का तरीका बताया, और उस पोर्टल पे हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं वो बताएंगे। और ये रिकॉर्डिंग भी कल आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिए। जी, नेक्स्ट पर्सन जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी, कोई भी बंदा कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से हट के अगर कोई पूछना चाहता है तो वो भी मैं बताने को भी तैयार हूँ, क्योंकि टॉपिक पहले सर एक चीज थोड़ा सा टॉपिक से हटके ही है, लेकिन जी जी। सवाल आ रहा है ज़हन में कि अगर फॉरेन पार्टनर या फॉरेन कंपनी एज अ पार्टनर इसमें रजिस्टर होती है, तो उसमें वो फंड्स की रिपैट्रिएशन और वो उसके हवाले से कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं आती कि प्रॉफिट कैसे रिपैट्रिएट होगा। भाई देखें, वो फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल 1948 वो अलग चीजें हैं, ठीक है। वो मैं उन चीज़ों को ना बता रहा हूँ, ना वो बताई जा सकती हैं, ना हर बंदे को वो चीज़ समझ में आती है। और फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल को, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट को जब पढ़ेंगे वो एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, बस हम ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। जी सर। जी जी। सर पहले आप अपना क्या कहते हैं अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, देन आप अपने पार्टनर की रजिस्ट्रेशन करेंगे सेम अकाउंट से? नहीं, कोई पार्टनर वगैरह को नहीं करना, सिंपल पोर्टल बनाना है। पोर्टल सिर्फ अपना बना लो, अपने पार्टनर का बना लो, किसी एक बंदे का पोर्टल बना लो, उससे एप्लीकेशन सबमिट कर लो, सिंपल। कुछ भी नहीं, ये नहीं आप शायद वो ये समझ रहे होंगे कि मैं अपने आप को भी करूंगा फिर उस बंदे को भी करूंगा जिसको पार्टनर रखना है, तो ऐसा नहीं, ठीक है। ये पार्टनर समझो कि एक लॉगिन बनाना है, लॉगिन बनाने के बाद देन आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। ठीक है सर। जी, और किसी बंदे का कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, एक रूल जब पढ़ रहा था जो लास्ट लेक्चर के हवाले से, जी उसमें टाइप्स ऑफ कंपनी या एओपी के साथ एक वर्ड आ रहा था स्मॉल कंपनी। जी। तो ये कहीं पे कोई डिफाइंड है? स्मॉल कंपनी और यूनिट ट्रस्ट, ये दोनों क्या चीजें हैं? स्मॉल कंपनी, आपको बता दूं कि स्मॉल कंपनी की बकायदा डेफिनेशन दी गई है, ठीक है ना। वो आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि स्मॉल कंपनी ये होती है, ठीक है ना। और डेफिनेशन अभी मैं वो रिपीट ही करने लगा, आप देख लीजिएगा स्मॉल कंपनी को उसकी मिल जाएगी। यूनिट ट्रस्ट जो होता है ना, बेसिकली कंपनीज में शेयर होता है, ठीक है। कंपनी के अंदर क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो एक ना मुदारबा फ्लोटेशन कंट्रोल है, ठीक है, मुदारबा फ्लोटेशन कंट्रोल एक्ट 1980, जिसके तहत मुदारबा तो आप लोग जानते हैं कि इस्लामिक कंसेप्ट है, ठीक है। उसके तहत रिलीजियस बोर्ड बैठता है, खैर उस पर भी मैं नहीं जा रहा। मुदारबा का जो बिजनेस होता है उसके अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करना हो तो आप शेयर नहीं लेते बल्कि यूनिट लेते हो। उसको हम कहते हैं कि फलां बंदे के पास यूनिट है, ठीक है। राइट सर, थैंक यू। जी, बाकी लोग? जी जी, महमूद अहमद कुरैशी साहब बिल्कुल क्वेश्चन पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा ये था, मैंने पहले भी आपसे पूछा था, वो आपने बता दिया था। जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, अब वो अच्छा, कन्वर्ट करते हैं उसको प्राइवेट लिमिटेड में, पार्टनरशिप में जाते हैं, तो उसके लिए इसी पोर्टल पे जाके दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, या वो क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसके लिए कोई डिफरेंट प्रोसीजर होता अच्छा, वजह क्या है कि आपका क्यों दिल कर रहा है कि आगे रजिस्टर्ड को हम दोबारा रजिस्टर्ड करें? है? एक सर जस्ट वैसे ही एक क्वेश्चन एक आया था, जैसे होता है बाज लोग जैसे सोल प्रोप्राइटर पे काम कर रहे ये हैं। ऐसे है कि आप कहते हो यार मेरे पास ना लैंड क्रूजर तो है लेकिन साथ ना मैं मैरान भी लेना चाहता हूँ। नहीं, वो बाज बिजनेसेस में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अब मैं बेसिकली रिलेटेड हूँ एयरलाइन बिजनेस से, ट्रैवल ठीक है, एजेंसी से, तो उसमें ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी एक सोल प्रोप्राइटर के चल रहा है, अब हम चाह रहे हैं कि उसको एक्सपैंड करें, उसमें पार्टनरशिप लेके आए, तो उसके लिए वो क्वेश्चन है ना, वो मेरे ज़हन में आया था। अच्छा, नहीं उसके लिए फिर ये होगा सोल प्रोप्राइटर में ना, अगर आप एक पार्टनर को घुसाना चाह रहे हैं, सबसे पहले अगर जी मेरा बिजनेस हो, आपका बिजनेस हो, करोड़ रुपए का आप बिजनेस कर रहे हैं, मैं कहूँ जी मुझे जी पार्टनर ले लो, आप कहोगे भाई रुको, सबसे पहले तो ये मेरा करोड़ रुपए का बिजनेस है,
इसमें कितने हाँ। परसेंट शेयर होल्डिंग चाहिए, हो सकता है आप मुझे पार्टनर ना रखो, पहली बात, ठीक है। हाँ। दूसरी बात ये है कि अगर आप पार्टनर में रखते हो, आप कहोगे भाई करोड़ में से आधे पैसे मुझे अभी दो, ठीक है, कि सिर्फ ये करोड़ लगा हुआ ये नहीं मुझे चाहिए, बिजनेस का नाम बना हुआ है, बल्कि मुझे इतने और पैसे चाहिए, फिर देन हमारा एक एग्रीमेंट होगा। यानी कि पार्टनरशिप, अगर वो हम ये कहो कि सोल प्रोप्राइटर खत्म हो रहा होगा और वो बिजनेस कन्वर्ट नहीं हो रहा, बल्कि एक न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश हो रहा है। कन्वर्जन में तो ये है ना कि वही लोग आएंगे, ठीक है, वो लोग नहीं आ रहे, कुछ लोग ठीक है। उस बंदे के साथ एक नया बंदा भी आ रहा है। तो वो इस पोर्टल पे जाके हमें दोबारा से रजिस्टर्ड करना पड़ेगा सारा। जी ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। नदीम साहब, आप, मेरा ख्याल है कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ख्याल है कंसीडरिंग नो मोर क्वेश्चन देन विल सी यू टुमारो, ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। चले, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, आप लोगों को बहुत शुक्रिया।